वी आर लाइव नाउ। दिस इज तृप्ति एंड वेलकम टू तृप्ति ट्यूटोरियल। डिस्कस करेंगे महामैराथन जो कि होने वाली है हिंदी के ऊपर, और भी सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आइए ताकि जल्दी से हम हमारा आज का क्लास स्टार्ट कर सकें। अच्छा, आप सभी बच्चों को एक सूचना देना था बेटा, मेरे एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया जो कि 1 महीने का होने वाला है। तो ये वाला जो क्रैश कोर्स है वो आपको सिर्फ कितने में मिल रहा है? 299 में मिल रहा है। तो जो भी बच्चे हॉस्टल वार्डन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में आप हमारे साथ क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर 1 महीने का रहेगा और बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक बात क्या? तो जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स परचेज कर चुके हैं उनके लिए भी काफी इजी है, और आप लोग के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स जो है एकदम लास्ट मोमेंट पर लाया गया है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो तुरंत मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि क्रैश कोर्स अगर स्टार्ट हो गई है और आप इसमें भी बीच से क्लास ज्वाइन करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट? क्योंकि हमारे पास मोटा मोटा 28 से 27 दिन बचा हुआ है, और मैं चाहूंगी कि हर डे का जो आपका क्रैश कोर्स में क्लासेस हो रही है वो आप लगातार हमारे साथ जुड़िए। एक बात क्या, तो जितने भी बच्चों को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तत्काल प्रभाव से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 299 रुपए में कंप्लीट हॉस्टल वार्डन का क्रैश कोर्स आपको मिलने वाला है। तो ये मेरे को शॉर्ट बनाना था, लेकिन इतना समय था नहीं मेरे पास, एक्चुअली बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी, इसलिए मैंने ये कोर्स नहीं बनाया हुआ है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं, और क्या हम हमारा आज का क्लास स्टार्ट करें? हाँ जी, ऑल हॉस्टल वार्डन में जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं, मैथ्स हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इवन साइंस भी थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है वो सारा आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। और कुछ सवाल है पूछिए, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, 8:30 मतलब 8:30 आ तो गई ना मैं अपने टाइम पे। देखो जितने बच्चे लाइव है, आप सेशन को तत्काल प्रभाव से लाइक कर दीजिए, है ना, और सेशन को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि आज की जो सेशन है देखकर एकदम मजा आने वाला है आपको, क्योंकि हिंदी से मैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आप पाएंगे कितना बेहतरीन सेशन मैडम जी आपने क्यों नहीं लाया। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा, एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको आइडिया होगा कि हाँ जी इस कोर्स के माध्यम से जरूर हमारा कुछ हो सकता है। एक बार लाइव क्लास भी मिलेगी उसमें, क्रैश कोर्स में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी बेटा, मतलब रिकॉर्डेड क्लास तो आपको प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा, ताकि जब भी आपके पास फ्री टाइम है आप वहां पर से क्लासेस देख सके, और साथ में इस 28 दिन में जो भी आपकी लाइव क्लास होगी वो भी वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओसले जी, काहे आप एक्सप्रेस में चढ़े रहते हो यार? जब देखो एकदम एक्सप्रेस में बैठे रहते हैं, ये समझ में नहीं आता वंदे भारत एक्सप्रेस है या कौन सा एक्सप्रेस है, नर्मदा एक्सप्रेस तो नहीं है कहीं? गाड़ी छूटती रहती है इनकी हमेशा। कैसे यार, परेशान हो गई क्लास लेके, थोड़ा सा आराम कर लेने दो, थोड़ा चाय तो पी लेने दो कम से कम। एप्लीकेशन में तो आइए सही पहले, अब फिर आपको दिखेगा। जी नहीं, मेरे एप्लीकेशन में कोई भी सर्वर नहीं है, इकलौती टीचर हूँ। सर रखा हुआ था मैंने, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट आए, कुछ कमेंट्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से अब सिर्फ एप्लीकेशन में मैं ही क्लास देती हूँ। चलिए, तो अब मेरा चाय हो चुका है खत्म, और बातें भी मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का क्लास। जितने बच्चे लाइव हैं सेशन को जरूर से लाइक कर देंगे बेटा, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, और जो जुड़ चुके हैं वो लास्ट तक क्लास में रहिएगा, तब समझ में आएगा कि क्रैश कोर्स में आप पढ़ने क्या वाले हो। ठीक बात क्या? स्टार्ट कर ले फिर एकदम वाला। किसी से नाराज नहीं हूँ बेटा आंचल। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मेरे ख्याल से दिख रही होगी, क्लियरली विजिबल है, मेरे को पता है, तो मैं पूछूंगी नहीं कि क्या ये क्लियरली विजिबल है। गुड मॉर्निंग है जी, आप ही का इंतजार था, पता नहीं कौन आज गुड मॉर्निंग बोलेगा, हम ऐसा सोच रहे थे गुड इवनिंग के टाइम पर। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब भाववाचक संज्ञा नहीं है ये पूछा गया है। संज्ञा की बात कर लूं, 5 प्रकार का होता है और मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो क्या क्रोध नहीं होगा? अच्छा
अच्छा ये बताओ, क्रोध क्या भाववाचक है कि नहीं है? भाववाचक किसको कहते हैं बेटा? चलिए जल्दी से एप्लीकेशन वाले बच्चे भी आंसर करो फटाफट। कैसे बैठे रहते हो यार तुम लोग हैं? अपने को पता है ना भाववाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं बच्चे, ये जो भाववाचक संज्ञा है ये कैसा होता है? तो जो भाववाचक संज्ञा है ये अदृश्य होता है। कैसा होता है बेटा? अदृश्य होता है। अदृश्य होता है मतलब इसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है? आपका भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये बात भी हमारी क्या क्लियर हो गई? अब यहाँ पर से एक दूसरा प्रश्न है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आपके एग्जाम में आया कि आप कितने प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, तो आपको तुरंत आंसर देना है कि हम 5 प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कितने प्रकार से बना सकते हैं बच्चे? 5 प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से बना सकते हो? जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो आप सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक बात। वहीं पर दूसरी मैं बात करूं तो आप क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। वहीं अगर मैं तीसरी बात करूं, आप विशेषण से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं बेटा? विशेषण से बना सकते हैं। चौथे नंबर पर अगर हम आए तो हमने क्रिया से बना लिया, हमने विशेषण से बना लिया, हमने सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना लिया। वॉइस नहीं आ रही है? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं है? क्या मेरी आवाज क्लियर है? जल्दी से बताइए। एप्लीकेशन वाले बच्चे फास्ट कमेंट करेंगे बेटा। क्या मेरी आवाज सही है? क्लियर है? एप्लीकेशन वाले बच्चों से मैं पूछ रही हूँ, ठीक है ना? हाँ तो आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए जी, आपको फिर सही में सुनाई देने लगेगा, सही में इनसे सही तरीके से सुनाई देने लगेगा। ठीक बात। चलिए देखेंगे चौथे नंबर पर आप जातिवाचक संज्ञा से क्या कर सकते हैं बेटा? भाववाचक बना सकते हैं। और 5वें नंबर पर आप किस प्रकार से बना सकते हैं? तो आपको याद रखना है 5वें नंबर पर आप अव्यय से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने तरीके से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं तो आपको बताना होगा कि आप 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, है ना? कौन कौन से तरीके से? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। आप सर्वनाम से भाववाचक बना सकते हो, मतलब कैसे बना सकते हो? जैसे सर्वनाम से बना करके दिखाइए। सर्वनाम मतलब मैंने ले लिया अपना, ठीक है? तो अपना से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। आप क्या बनाओगे बच्चे? तो अपना से आपको बनाना होगा अपना। तो मेरे साइड कोई भी आवाज नहीं आ रही है, ना किसी भी प्रकार का शोर हो रहा है, ना शराबा हो रहा है। मौसम की वजह से हो सकता है बारिश का आपको थोड़ा बहुत आवाज आ रहा हो, तो बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक बात। वहीं पर अपना के साथ साथ आप एक और शब्द ले सकते हो, मम। मम से क्या बनता है? तो मम से बनता है आपका ममत्व, ठीक है? या फिर बना सकते हो ममता। तो ये क्या हुआ? ये आपका सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा बना लिया। वहीं पर दूसरे नंबर पर बेटा क्रिया की बात कर ले। क्रिया से आप कैसे बना सकते हो? तो क्रिया से हम कैसे बना सकते हैं? क्रिया से जैसे कि मैंने लिया खेलना। खेलना एक क्या है? एक क्रिया है, हम खेलने का काम कर रहे हैं, तो यह तो एक क्रिया है। अब इससे आप भाववाचक कैसे बनाओगे? तो खेलना से मान लो हमने बना लिया खेल, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला पढ़ना। पढ़ना क्या है? तो पढ़ना भी एक क्रिया है। और पढ़ना से आपका क्या बनेगा? तो पढ़ना से बनेगा आपका पढ़ाई या फिर पढ़। ठीक बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम क्रिया, एक प्रकार का काम करें। क्रिया मतलब क्या होता है? वर्क जो आपके द्वारा किया जाता है। तो क्रिया से हमने क्या बनाया? तो क्रिया से हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। जैसे कि विशेषण। विशेषण से आप क्या बना सकते हो? विशेषण बताओ। सुंदर, मैंने उठाया सुंदर, एक शब्द मैंने उठाया सुंदर। सुंदर से आप क्या बना सकते हैं बच्चे? सुंदर से हम बना सकते हैं सुंदरता। तो किस प्रकार से भाववाचक बन रही है, किस तरीके से बन रही है, हमको समझ में आ रही है बातें। वहीं पर अगर मैं जातिवाचक की बात कर लूं, जातिवाचक में आप क्या रखोगे? जातिवाचक में जैसे कि मानव रख लो यार, मानव की अपनी एक जाति होती है। तो मानव, मानव का बन गया जैसे कि मानवता। क्या बन गया बेटा? मानवता। पशु ले लो, पशु से क्या बन जाएगा? पशु से बन जाएगा पशुत्व या फिर पशुता, कुछ भी बना सकते हैं आप, दोनों ही चलता है। ठीक बात क्या? तो किस प्रकार से भाववाचक बन रहे हैं, हमको चीजें समझ में आ रही है क्या? वैसे ही अव्यय। अच्छा अव्यय किसको कहते हैं अपने को पता है क्या? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे हैं जिसको इसमें कंफ्यूजन होता है। अव्यय को ही सबसे पहले एक बात समझना, अविकारी शब्द कहा जाता है। बस यही लाइन याद रखो तो बाकी सब आपका कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। अविकारी मतलब जिस पर विकार उत्पन्न नहीं होता। अब इसको और थोड़ा डिटेल में बताऊं, थोड़ा और डिटेल में समझो कि जो शब्द जैसा है वो हर सिचुएशन में वैसा ही रहेगा। मतलब उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार क्या होता है मैडम जी?
विकार का मतलब उन शब्द में कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं, इनको ही हम अव्यय शब्द कहते हैं बच्चे, इनको ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक बात, जैसे कि मैंने बोला वह मेरे निकट है, मैंने एक शब्द यूज किया वह मेरे निकट है। अब इसमें आप किसी भी प्रकार का फेरबदल कर लो, निकट को आप निकट ही बोलोगे, इस शब्द में कोई अंतर होगा क्या? कभी भी नहीं हो सकता। जैसे एक शब्द हमने ले लिया समीप, मैंने एक शब्द लिया अव्यय, ये अव्यय है आपका समीप। अब समीप का अगर मैं आपको बोलूं भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो समीप का आप भाववाचक बनाओगे तो क्या बनेगा ये बताइए मेरे को, समीप का तत्काल प्रभाव से बताइए, सारे बच्चों से इसका आंसर चाहिए होगा मुझे। समीप का अगर मैं भाववाचक बनाती हूं तो मैं क्या बनाऊं, क्या बनेगा समीप से? जल्दी सारे के सारे बच्चे थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे, सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे जितने लोग लाइव आते जा रहे हैं, है ना, और शेयर करते हुए चलिए। समीपस्थ, समीपस्थ होगा क्या, या फिर और कुछ हो सकता है? समीपता नहीं हो सकता है क्या? बताइए जल्दी से, समीपता नहीं हो सकता है क्या? वैसे ही मैंने बोला निकट, निकट क्या है? तो निकट भी कभी भी नहीं बदलने वाला शब्द है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? निकट का हो जाएगा आपका निकटता। मतलब बात समझ में आई क्या? अव्यय किसको कहते हैं? जो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होता। जैसे मैंने बोला आज, मैंने बोला कल, मैंने बोला जब, मैंने बोला तब, मैंने बोला जैसे, मैंने बोला वैसे, तो ये जो चीजें ये कभी चेंज नहीं होती हैं, इसी रूप में आपको हर जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे जो शब्द है बेटा उसको अव्यय शब्द कहा जाता है। क्या बात हमारी क्लियर हुई? अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बना सकते हैं, एक लाइन में आपको याद रखना है, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनता है। जाति से बना सकते हो, सर्वनाम से बना सकते हो, क्रिया से बना सकते हो, विशेषण से बना सकते हो, अव्यय से बना सकते हो। पॉइंट हमारी क्लियर? अब आओ क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रोध आपका भाववाचक संज्ञा है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा प्रेम, प्रेम क्या है? इसको फील करना होता है, महसूस करना होता है, अदृश्य होता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं क्या बोलोगे, कैसे बताओगे? अगर लड़की ने बोला कितना प्रेम करते हो आप मेरे से, बताओ तो थोड़ा सा, तो आप कैसे बोलोगे? मैं तुमसे 1 किलो प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे 100 किलो प्रेम करता हूँ, या मैं तुमसे 2 लीटर प्रेम करता हूँ, क्या बोलोगे बेटा? बताओ जल्दी जल्दी। नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इसको नापा तौला नहीं जाता है, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है। बोल करके देखना कभी अपनी गर्लफ्रेंड को, अगर उसने पूछा कि कितना प्यार करते हो बताओ तो मेरे को, तो आप बोला भाई मैं तुमसे 1 किलो प्यार करता हूँ, मैं तुमसे 1 लीटर प्रेम करता हूँ, नहीं हो सकता ना, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये भी आपका भाववाचक ही होगा। मित्रता, मित्र से मिलकर के बना हुआ है बेटा मित्रता। अब मुझे बताओ ये जो मित्रता है ये किस प्रकार के संज्ञा से या किस प्रकार के शब्द से मिलकर के बना हुआ है? तो आप बताएंगे ये जो मित्र है यह एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मित्रों की भी बेटा अपनी एक जाति होती है, तो उससे मिलकर के बना आपका मित्रता। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मैडम जी, कैसे करूं था बेटा बताता है, कहाँ चाहत है कि मैं तौर पर गर्लफ्रेंड खोजाऊं, मतलब पढ़ाई लिखाई ला छोड़ दूं, तैयारी करवाए ला छोड़ दूं, और मैं जा जाके गली गली गर्लफ्रेंड खोजाऊं, और मैं पूछाऊं कि बेचारा के गर्लफ्रेंड बनने का हो, को नौ नहीं हुई तो रख ले, या 10-15 दिन हुई तो मेरे को जनऊ एडजस्ट कर ले, मतलब ते कहा चाहत है मुझसे, ऐसे कुछ चाहत है कि पढ़ाई लिखाई बंद करके, मतलब मैं जा जाके बोलूं कि बेचारों पर तरस खा लेवा थोड़ा सा, अगर 2-4 ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो एक का एडजस्ट कर लेवा यार, ऐसे ये मतलब ये चाह रहे हो तुम मुझसे, है? चले, तो ये चीज हमको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है सुंदर, तो ये जो सुंदर जैसा शब्द लिखा हुआ है ये किसी भी प्रकार का आपका क्या नहीं है बेटा, भाववाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम तारीफ कर रहे हैं, और जहां पर तारीफ की बात आ जाए वहां आपका विशेषण होता है। बात क्या क्लियर हो गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी। बात क्या क्लियर? एकदम समझ में आ गया? चलिए, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, चलिए अब आगे बात करें क्या। तो पहला क्वेश्चन हमारा एकदम क्लियर रहा, और पहले क्वेश्चन से जितने भी आपके प्रश्न बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर से क्लियर कर लिए। वापस से बोलूंगी, जितने बच्चे ने सेशन को लाइक किया थैंक यू सो मच है बेटा, और जितने लोग लाइव आते जा रहे हैं सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, ये रहा आपका अगला प्रश्न, फटाफट से बता डालो। प्रश्न है आपका, आज हमारा क्रैश कोर्स का फर्स्ट डे है। वापस से बताऊंगी, जितने बच्चे हॉस्टल वार्डन का तैयारी मेरे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं, आपके लिए क्रैश कोर्स एप्लीकेशन में लॉन्च कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में। तुरंत जा करके परचेज कीजिए, और जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक क्रैश कोर्स एंजॉय कीजिए। ठीक बात?
चलिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है आपका बेटा, निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन नहीं होता है। भाई ये जो प्रश्न अभी मैंने आपके सामने लिया हुआ है ना, ये प्रश्न इतने बार रिपीट हुआ है, कितने बार रिपीट हुआ है कि बच्चे बार बार इस प्रश्न को देते हैं लेकिन वापस से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से हमेशा बहुवचन में नहीं होते हैं। अब हमेशा को छोड़ दो, बस ये बोलो कि आपसे पूछा जा रहा कि इनमें से कौन से शब्द हैं जो बहुवचन नहीं है, मतलब सिर्फ एक वचन है, जो कभी बहुवचन हो ही नहीं सकते हैं। तो इसमें से आप किसके साथ जाना चाहेंगे, जल्दी से बताइए, क्या लग रहा है आप? प्रश्न क्लियर है क्या? निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं जो कभी भी बहुवचन नहीं हो सकते हैं? आंसू नहीं हो सकता क्या बहुवचन? हस्ताक्षर नहीं हो सकता क्या? होश नहीं हो सकता है क्या? या पानी नहीं हो सकता है? चलिए बता डालिए फटाफट से एकदम। यहाँ पर हमारे सामने आंसर आया हुआ है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओपन कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब आंसर। आप याद रखेंगे बच्चे, पानी ये हमेशा किसमें होता है? ये हमेशा आपके एक वचन में होता है। क्या याद रहेगा आपको? अब इसको आप कैसे याद रखोगे? किसी तालाब के पास जाओ, वहां पर पानी का टुकड़े टुकड़े में कई खंड में आपको दिखता है, वहां पर पानी तो एक हिस्सा है ना, तालाब है तो पूरा आपस में ज्वाइंट है। हम कभी ऐसा नहीं देखते हैं ना कि जो पानी है उसका एक खंड यहाँ पर है, दूसरा खंड यहाँ पर है, तीसरा खंड यहाँ पर है। तो बस यही चीज आप माइंड में सेट रखना बेटा, कि जहां भी हम तालाब में जाएंगे वहां पर एक ही तो तालाब होता है जिसमें सारा का सारा पानी भरा हुआ होता है। ठीक बात क्या? मतलब आपका पानी हमेशा एक वचन में होगा। क्लियर हो गई बातें हमारी? आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखो, पूछा जाता है आंसू। आंसू कैसे शब्द हैं? तो आंसू बेटा आपका बहुवचन है। कैसा है? बहुवचन। कैसे याद रखोगे? जब रोते हो तो कितने आंख से रोते हो? दो आंख है हमारे पास, तो जब दो आंख है तो फिर एक वचन कैसे हुआ? दो आंख से ही ना रोगे, ऐसा होता है क्या किसी के साथ कि हम एक आंख से रो रहे हैं, दूसरा आंख का आंसू चुपचाप का पड़ा हुआ है? ऐसा होता है क्या? रोगे तो दोनों आंख से निकलेगा ना, और जब दोनों आंख से निकल गया मतलब एक वचन की तो बात ही खत्म हो गई, बहुवचन हो गया। आंसू बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक बात क्या? उसके बाद आगे बात करेंगे हस्ताक्षर। याद रखेंगे बेटा, हस्ताक्षर यह भी आपका बहुवचन है। अब आप कभी ये मत सोचना कि हस्ताक्षर तो एक ही होता है, जी नहीं। आप जब भी बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? क्या आप यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे? क्या आप यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे? मतलब हम एक बहुवचन जैसा शब्द यहाँ पर यूज करते हैं। या आप दूसरे तरीके से, आप किसको कैसे याद रख सकते हो बेटा? इसको दूसरे तरीके से याद रख सकते हो कि हमारी मर्जी, हम जैसा चाहें वैसा हस्ताक्षर कर सकते हैं। हम एक तरीके से भी कर सकते हैं, हम हिंदी में भी कर सकते हैं, हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, है ना? तो हस्ताक्षर भी हमेशा आपके बहुवचन में रहेगा। होश क्या होता है? होश आवाज में बात कर रहे हो ना तुम मुझसे, ये वाला जो होश है वो क्या होता है बेटा? होश भी हमेशा आपको बहुवचन में दिखेगा। बातें क्या क्लियर? तो इसका आंसर जितने बच्चे ने डी दिया है एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो पानी को हमेशा किस में लोगे आप? तो पानी को हमेशा सारे के सारे बच्चे याद रखेंगे एक वचन में ही लेना है। कुछ और शब्द यहाँ पर से यूज होता है जैसे कि एक वचन वाले शब्द है ना, आप याद रखना क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। जैसे कि आपसे पूछा जाता है माल। माल कैसा शब्द है? एक वचन शब्द है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है जनता। जनता कैसा शब्द है? तो आप बोलोगे जनता एक जाने को तो बोलोगे नहीं, जनता तो आप बहुत जाने को बोलोगे, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप याद रखना, जनता सारे को मिलाकर एक ही जाने को बोला जाता है। तो जनता भी कैसा शब्द होगा बेटा? जनता भी आपके एक वचन वाले शब्द हैं। क्या बात क्लियर हुआ? क्रोध कैसा शब्द है? क्रोध भी आपका एक वचन वाला शब्द है। प्रेम कैसा है? प्रेम भी एक वचन वाला शब्द है, इसीलिए कहा जाता है ना प्रेम हमेशा एक ही जाने से होता है। क्या बोलते हैं? हालांकि आजकल के बच्चों को तो कई जाने से हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन प्रेम हमेशा एक जाने से ही होता है। पर यह कहावत बहुत पुरानी हो चुकी है, अब जितने लोग उतने लोगों से प्रेम हो सकता है, ठीक है भाई। लेकिन याद रखेंगे पुरानी कहावत को कि प्रेम हमेशा एक जाने से होता है। तो यहाँ पर से आपको लेना है प्रेम भी कैसा शब्द होगा? आपका एक वचन होगा, ठीक है। तो क्रोध कैसा शब्द है बेटा? क्रोध भी एक वचन है, प्रेम भी एक वचन है। झूठ शब्द अगर आप यूज करोगे तो झूठ भी कैसा शब्द होगा? तो झूठ भी आपका एक वचन ही होगा, ठीक है। यहीं पर आप आगे देख लो कुछ और शब्द, जैसे कि दूध बोल दिया हमने बोल दिया तेल, हमने बोल दिया सत्य। ये सारे कैसे शब्द हैं बेटा? तो ये सारे के सारे आपके एक वचन वाले शब्द हैं। क्या पूछ रहे हैं जी?
सोना चांदी, हाँ ये सब आप सोना चांदी तांबा ले लो, ठीक है, सोना हो गया, आपका चांदी हो गया, आपका तांबा हो गया, ठीक है। इसी क्रम में आप आग ले लो, आग का भी पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे ये भी आपके एक वचन में ही आएगा। ठीक बात क्या, हवा, हवा कैसा है, तो हवा भी आपका एक वचन वाला ही शब्द है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके माइंड में सेट होने चाहिए और आपको चीजें याद होना चाहिए। ठीक बात क्या, हाँ, आजकल का दिल बड़ा हो गया बेटा, और जो दिल बड़ा हो गया ना वो इतना बड़ा हो गया कि उसमें पूरे गांव बस जाते हैं। ठीक बात, तो इसीलिए एक जाने से प्रेम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलिए फिलहाल अपने को एक वचन में याद रहेगा क्या, आप याद रखेंगे आंसू कैसा है, दो आंखों से गिरता है इसलिए बहुवचन होगा। हस्ताक्षर हम जैसे चाहे जितने प्रकार से चाहे उतने प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए हस्ताक्षर भी बहुवचन होगा। होश हवास में रह के बात करूं तो ये भी आपका बहुवचन है। पानी एक हिस्टो होता है जी, तो इसलिए पानी क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक वचन हो जाएगा। क्लियर ना बातें, आप भूलेंगे नहीं, हमेशा ये आपको एक वचन में ही देखने के लिए मिलेगा। अब आपको जो चीजें याद रखनी जो कि मैंने बताया, आपसे जनता पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चे, याद रखेंगे जनता एक वचन शब्द है। क्रोध, प्रेम, झूठ, दूध, तेल, ठीक है, ये सारे, हवा की बात कर लो, पानी की बात कर लो, सोना चांदी तांबा पीतल आग, ये सारे कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे आपके एक वचन वाले शब्द हैं। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं थोड़े से बहुवचन वाले शब्द की, तो बहुवचन में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं बच्चे, तो आप याद रखेंगे जैसे कि मैंने बताया, ये तो एकदम स्टार मार्क लगा ही लेना अगर आप भूल जाते हैं तो। आंसू हमेशा बहुवचन वाला शब्द है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में आएगा। आपका होश और हवास ये भी किस में आएगा बच्चे, तो ये भी आपके बहुवचन में आएगा। अब इसमें से कुछ दो शब्द आपको मैं बताऊंगी जो रिपीट होता है, आप याद रखना। दर्शन, दर्शन ये आपका बहुवचन शब्द है, रिपीट हो चुका है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्रैश कोर्स का मतलब होता है फास्ट ट्रैक क्लास, तो जो फास्ट ट्रैक में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताई जाती हैं उसमें, ठीक, इसको क्रैश कोर्स कहा जाता है बच्चे। क्लियर है बातें, तो दर्शन कैसे शब्द है आपके, दर्शन हमेशा आपके बहुवचन में यूज होने वाले शब्द हैं। एक और शब्द बार बार रिपीट होता है वो है आपका समाचार। कैसे याद रखोगे, समाचार न्यूज़पेपर लोगे उसमें एक ही तो न्यूज होता है क्या बच्चे, बहुत सारे न्यूज होते हैं, मतलब समाचार भी आपका कैसा हो जाएगा, आपका बहुवचन ही शब्द हो जाएगा। यहाँ पर एक और शब्द हम देखते हैं होठ, ठीक है, होठ, होठ कैसा शब्द है, तो होठ भी आपके हमेशा बहुवचन में ही यूज होंगे, तो ये भी क्या हमको याद रहेगा। एक लास्ट शब्द जो आप याद रखो, वेरी गुड, यही शब्द ही मैं बोलने वाली थी, कौन है ये, वंशिका, वेरी गुड बच्चे, मैं यही बोलने वाली थी, है ना। आपका बाल, बाल कैसा शब्द है बेटा, बाल आपका एक वचन है, क्या हो गया, बाल आपका एक वचन है, ठीक, सॉरी बहुवचन है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो क्या क्या, दर्शन आप याद रखेंगे, आंसू आपको याद रखना है, समाचार आपको याद रखना है। जैसे कि मैं गई थी उज्जैन, महाकाल का दर्शन करके आ गई, क्या सिर्फ मैं वहां जितने देवी देवता थे आस पास में वो सारे का मैं दर्शन करके आई हूँ, तब वो दर्शन कहलाया। ठीक बात क्या, वहीं पर समाचार बहुवचन है। आपका होंठ कैसा, एक ही होता है क्या, ऊपर नीचे दोनों को मिलाकर हम कंप्लीट रूप से लिप बोलते हैं, हम कंप्लीट रूप से उसको होंठ बोलते हैं, ऐसे करके याद रखना, बहुवचन में आएगी। बाल कैसा है, जिसके बाल में सिंगल है, दो है, तीन है, गिने चुने बाल है, उसको बाल नहीं कहते बेटा, उसको गंजा बोला जाता है। तो बाल किसको बोलेंगे, जिसके असंख्य बाल है उसको हम बाल कह देते हैं, बहुवचन में आएगा। कभी एक ही बाल देखियो क्या किसी के सिर पर, होगा तो खूब से खूब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, एक ही तो नहीं होगा, या तो होगा नहीं, ठीक बात। तो ये भी आपके बहुवचन में आएंगे। तो ये सारे वर्ड्स थे जो आपने एकदम माइंड में सेट करके रखना है। जनता मत भूलना, जनता कैसा है, एक वचन शब्द है, क्लियर ना। आगे बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर ये क्लियर रहा, और यहाँ से जितने प्रश्न आपके बन रहे हैं उसको हमने एक वचन में ले लिया। चलो ये एकदम बेहतरीन वाला प्रश्न फिर से आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न है आपका, मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ। क्या बोला, हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, अगर किसी ने बोला भाई कब तक पहुंचेगा यार, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं लोग, बस भाई 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो 5 मिनट कभी होता ही नहीं है, ठीक बात क्या। अब चलो, मैं चंद मिनट में पहुंच रहा हूँ, क्या शब्द हमने यूज किया बच्चे, हमने शब्द यूज किया कि मैं चंद मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो इस वाक्य में कारक कौन सा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब अपने को क्या पता है कि कारक किसको कहते हैं, या कारक कितने प्रकार का होता है बच्चे, तो आपको बताना पड़ेगा। अब आपसे पूछा है कि मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ, सोच करके बताओ, चंद मिनट में आ रहा हूँ कैसा होगा, तो क्या यह कर्म कारक होगा, इनमें से कोई नहीं के साथ जाऊं क्या, या फिर करण कारक होगा, या फिर आपका अपादान होगा। जल्दी से बताइए, मैं सारे बच्चों के आंसर का इंतजार कर रही हूँ, फास्ट। अच्छा, कारक किसको कहते हैं पता है क्या हमको, लिखो, नहीं पता तो लिखो। वाक्य में जिस शब्द का संबंध
वाक्य में जिस शब्द का संबंध सीधा किससे होता है? क्रिया से होता है। किससे होता है बेटा? क्रिया से होता है, उसे ही आप क्या कहते हैं? उसे ही हम कारक कहते हैं। तो पहले तो ये लाइन आपको पता होना चाहिए कि कारक है क्या चीज। तो सिंपल सा बात है कि वाक्य में जो भी शब्द सीधा सीधा क्रिया से अपना रिलेशन दिखा रहा है, क्रिया से अपना संबंध दिखा रहा है, हम उसी को क्या कहते हैं बच्चे? हम उसी को कारक कहते हैं। हमारा आंसर आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का बोलना है भाई सी होगा। चलो, अब कारक की जब बात आई है तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है। व्यक्ति का नाम था किशोरी दास वाजपेयी। क्या नाम है बेटा? इन व्यक्ति का नाम है किशोरी दास वाजपेयी। क्या नाम है? किशोरी दास वाजपेयी। इनके अनुसार अगर पूछ दिया, प्रॉपर मेंशन करके पूछ दिया, तो आप याद रखेंगे किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जो कारक है वो कितने प्रकार का होता है बेटा? तो इनके अनुसार जो कारक है ये 6 प्रकार का होता है। हमने पढ़ा कि कारक 8 प्रकार का होता है। सबने बोला कि कारक 8 प्रकार का होता है, लेकिन इकलौते आपके किशोरी दास वाजपेयी जी हैं जिन्होंने कहा कि जो कारक है वो आपका 6 प्रकार का होता है। एक बात, अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इनके अनुसार जो आपका संबंध कारक है और जो आपका संबोधन कारक है, एक बात, जो आपका संबंध कारक है और जो आपका संबोधन कारक है, इन दोनों का क्रिया से कोई संबंध नहीं होता इनके अकॉर्डिंग। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो कारक है वो आपके 6 प्रकार का होता है। ठीक बात, तो ये चीज हमको समझ में आ गई। तो ये आपके क्वेश्चन में बन सकता है, इसलिए इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है कि आपका सी आंसर हो जाएगा। कैसे होगा थोड़ा सा मेरे को बता दो। यहाँ पर आपका सबसे पहले कर्म कारक यूज हुआ है बच्चे। कौन सा कारक यूज हुआ है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म का होता है विभक्ति चिन्ह को, करण का विभक्ति चिन्ह होता है से। अपादान का क्या लिखूं? अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है जल्दी बताओ? अपादान का जो होता है वो होता है आपका से, लेकिन किस प्रकार से? तो अलग होने की दशा में, है ना। अपादान का मतलब अलगाव को दिखाता है। ये किसको दिखाता है बच्चे? ये अलगाव को दिखाता है, लेकिन करण ये अलगाव को नहीं दिखाता है, अलगाव को नहीं दिखाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमारे लाइन की तरफ आते हैं, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसने बोला मैं चंद मिनट में आ रहा हूं, तो यहाँ पर जो आ है वही आपका क्रिया है। और मैंने कारक क्या बताया बच्चे आपको? कारक किसको कहते हैं? जो सीधा सीधा क्रिया से संबंध रखता है। मतलब यहाँ पर मुझे एक शब्द दिख रहा है मैं, जो कि सीधा आपके क्रिया से संबंध रख रहा है। अब बताओ मैं किसका विभक्ति है? कौन से कारक का विभक्ति है आपका मैं? मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं बस 5 मिनट पर पहुंच रहा हूँ। हम ऐसे शब्द कहाँ पर यूज करते हैं? तो यहाँ पर मैं शब्द यूज हुआ है। और मैं किसका है जल्दी से बताओ मेरे को। आप सबको पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ। याद आया क्या? मैं कौन से कारक का विभक्ति है बताइए? वेरी गुड। तो कैसे सी वाले किधर गए बंधु लोग? थोड़ा दिखो मेरे को। इसलिए बार बार बोलती हूँ प्रश्न को बेटा एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो हमारा जो अधिकरण है कौन सा है बच्चे? अधिकरण। अधिकरण जो कारक होता है इसका विभक्ति चिन्ह में आपका मैं आता है और आपका पर शब्द यूज होता है। मतलब मैं चंद मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है? तो इसमें आपका अधिकरण कारक लगा हुआ है। बात क्या क्लियर हुई? मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर कौन सा लूंगी जी? तो इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर लूंगी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो कारक से आपके जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हमको समझ में आ गया क्या? जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए बेटे सेशन को जरूर से लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक बात, क्यों नहीं हुआ हमको समझ में आ गया ना। हमको इस प्रकार से चीजों को लेते हुए चलना है। क्लियर? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एकदम क्लियर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा है, सुंदर सा है, गोलू सा है, मोलू सा है। देखिए थोड़ा सा क्या बोला जा रहा है। तो प्रश्न क्वेश्चन क्रमांक आपका 4 था। अच्छा, मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ था कि आप सभी ने देखा। मैंने जो शॉर्ट डाला हुआ था उस शॉर्ट में मैंने कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जितने बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी ने उस शॉर्ट को देखा होगा और उसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, जहां पर मैं 1 नंबर पक्का की सीरीज चला रही हूँ, तो उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही आपके सामने रखे जाएंगे। तो सारे बच्चे उसको जरूर
जरूर से देखा कीजिए, आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर दीजिए ताकि आपके माइंड में सेट रहे। एक बच्चा था जिसने उसमें मुझे कमेंट किया, क्योंकि मैंने वहां पर लिखा हुआ था 1 नंबर पक्का की सीरीज, तो उस बच्चे ने वहां पे कमेंट किया, मैडम जैसे लागत है कि ये दारी प्रश्न पत्र ला आप ही मन बनाने वाला है, तबे तो लागत है कि 1 नंबर पक्का करके बता था। मैं कह बेटा अभी तक तो ऐसे कोई विचार नहीं रही से, लेकिन अब तक बोल देता, सोचा था प्रश्न पत्र ला मैं बना दूं। उसके बाद बेचारे का कोई कमेंट नहीं आया। तो ऐसा है कि देखो बोल हर कोई सकता है ना। तो हम टीचर्स हैं, आप मर्यादा में रहकर कमेंट करेंगे तो बिल्कुल मर्यादा में आपको रिप्लाई मिलेगा। पर मैं एक ऐसे टीचर हूं कि अगर आप अपना मर्यादा लांघ करके कमेंट करेंगे तो मैं उस कमेंट को डिलीट नहीं करूंगी, प्रॉपर वहीं पर आपको उसका जवाब मिलेगा। तो मेरे वीडियोस पर लाइव हो, शॉर्ट हो या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रही हूँ, उसमें कमेंट करने से पहले सोचा कीजिए, सोच समझ करके आंसर किया कीजिए, बिल्कुल मर्यादा में रह करके कि आप एक टीचर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक बात, क्योंकि मैं डिलीट करने वाले टीचर्स में से नहीं हूँ। किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो मैं उसका कमेंट डिलीट कर दूंगी, ये सीन नहीं होता मेरे साथ। मैं आपकी भाषा में आपको जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा काम है, मैं टीचर हूँ, समझाना है ना। चलिए अब आते हैं इस प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न बोल रहा है कि घी में कुछ मिला है। क्या मिले है जी? चाटी वाटी थोड़ा मिल गए है, या तेल मिले है, या दूध मिले, या दही मिले, नहीं बताया जा रहा है ना। बस बोल दिया कि घी में कुछ मिला है। भाई कुछ तो मिला है, और जहां पर कुछ शब्द यूज होए तो वो कैसा होता है बेटा? उसको मैं किसके साथ जाऊं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ जाऊं क्या? निश्चय के साथ जाऊं? संबंधवाचक के साथ जाऊं या निजवाचक के साथ जाऊं? एप्लीकेशन वाले बच्चों को क्या आंसर लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सुंदर। निश्चित नहीं है ना बेटा, एकदम कंफर्म नहीं बता रहा है कि क्या मिलाया हुआ है, कुछ मिलाया हुआ है बोल रहा है, तो आपका ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलो इसमें डिटेलिंग करने वाला कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही दिख रहा है। निश्चयवाचक मतलब जो फिक्स रहे, जैसे कि ये मेरी चूड़ी है, मेरी चूड़ी है, मैं पहनी हूँ मतलब मेरी चूड़ी है, तो ये एकदम फिक्स वाली बात होगी, तो ये निश्चयवाचक आ गया, है ना। संबंधवाचक मतलब जो रिलेशन की बात करता है, जैसे राम मोहन के साथ मिला गया, राम और मोहन के बीच में संबंध आ गया। ठीक बात। वहीं पर निजवाचक का मतलब होता है अपने स्वयं की मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने अपने भाई को बोला भाई 1 गिलास पानी ला दे यार, तो भाई बोलेगा क्यों, तेरा हाथ पैर टूट गया है, जाकर खुद ले ले। ये निजवाचक है। ठीक है, मतलब स्वयं कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट टाइम अगर भाई मेरे को बोलेगा कि बहन कुछ ऐसा कर दे, तो मैं उसको याद दिलाऊंगी कि तेरे को याद है 2023 के संडे के दिन 18 तारीख को, 18 जनवरी को मैंने तुमसे पानी मांगा था, लेकिन तुमने नहीं दिया था, तो मैं क्यों दूं? बात आ रही ना समझ में? तो ये निजवाचक की बात हो गई। क्लियर बात है? चल अब आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? आपसे क्या पूछा गया है? ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? क्या आपने को पता है प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? अरे अभी तक हमारी लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई अभी तक ऐसी होती है। जब भी मैं कभी घर जाऊंगी तो अगर मैंने उसको बोल दिया, मान लो मैं सोई भाई पानी ला दे यार, हाँ, तो उसका चालू हो जाता है, क्यों तेरे हाथ पैर में क्या हो गया है, फोड़े निकल गए, खुद निकाल करके नहीं पी सकती। ये अभी तक हमारा चलता है, जबकि भैया मेरे से काफी बड़े हैं ना। चलो बताओ निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा होगा? ऑप्शन है आपका हंसना, रुलाना, करवाना या फिर ये सभी। जल्दी बताइए, एप्लीकेशन वाले बच्चों से भी मैं आंसर की उम्मीद कर रही हूँ। अच्छा एक बात समझो, प्रेरणार्थक क्रिया की हम बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है ना बेटा, ये आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्रेरणार्थक क्रिया? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक बात। प्रथम प्रेरणार्थक की क्या खासियत है? तो प्रथम प्रेरणार्थक की खासियत ये है कि इसमें किसी भी काम को करने में कर्ता स्वयं भी शामिल होता है। ठीक है, कर्ता स्वयं करता है, कोई भी काम है उसको करने में कर्ता स्वयं शामिल होगा। लेकिन द्वितीय में क्या होता है, इसमें कर्ता स्वयं शामिल नहीं होता, दूसरों से करवाता है, जा पानी ला, जा चाय ला, जा बिस्किट ला। ठीक है, स्वयं खुद नहीं करना, ये दूसरों को ऑर्डर देने का काम करते हैं बस। तो 2 प्रकार का होता है आपका प्रेरणार्थक। ठीक बात। एक आपका कर्ता स्वयं करता है और दूसरा एक कर्ता स्वयं नहीं करता है। क्लियर है बातें? तो याद रहेगा। अब देख करके बताओ, हंसना, हंसना नहीं होगा जी, हंसाना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी क्रिया हो रही है तो ये भी आपका प्रेरणार्थक ही होगा।
रूलाना, बिल्कुल रूलाना होगा या रुलवाना होगा, किसी और से कह के रुलवा दो, करवाना। क्या हुआ? करवाना, मतलब खुद तो नहीं कर रहे लेकिन हम किसी और से करवा रहे हैं, तो क्या होगा बच्चे? तो इस आधार पर आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आकाश, आपका सबसे पहले कमेंट आया था बच्चे, वेरी गुड। तो उपरोक्त सभी ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात, तो याद रहेगा प्रेरणार्थक कितने प्रकार का होता है बच्चे? प्रेरणार्थक दो प्रकार का होता है, एक जिसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है और दूसरा करना वरना कुछ नहीं है, खाली ऑर्डर फरमाना है। ठीक, तो ये चीज भी एकदम हमारा क्लियर रहा। चलिए अगला प्रश्न कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए ये रहा आपका प्रश्न। क्या आवाज आ रहा है मैम जी? कैसा आवाज आ रहा है जी? आवाज क्लियर नहीं हो रही है क्या? कैसे लागत है आवाज? है अच्छा, आपका पहले आया था, ओके क्लियर है ना? थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो यार। चलो अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए थोड़ा सा, यहाँ बाय लिखाया है तो वैसे ही तो मैं बोल करके सुनाती हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर दिख सके। प्रश्न आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से हेतु हेतु मद भविष्य काल का वाक्य कौन सा है? अच्छा, हेतु हेतु मद ये पूछा जा चुका है, आप सबने अगर वन डे एग्जाम अभी वाला दिया होगा तो आपको पता होगा हेतु हेतु मद भविष्य काल वाला वाक्य कौन सा है, भविष्य काल का वाक्य कौन सा है, आपको ये पूछा गया है। हेतु हेतु मद भविष्य काल का वाक्य कौन सा है? तो आपके सामने बोला जा रहा है, सर सर का आवाज आ रहा है मैडम जी, पंखा चला थे बेटा, गर्मी में तो स्वाहा हो जाऊं मैं, तब पंखा की आवाज हो सकता है। ठीक है, चलिए, उसने पूजा की है, पहला लाइन देख करके क्या समझ में आया? उसने पूजा की है, कैसा शब्द होगा? हेतु हेतु मद किसको कहते हैं मैडम जी? ठीक, इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। हेतु हेतु मद भविष्य काल की बात हो रही है, तो भविष्य में होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें पहली क्रिया दूसरे पर आश्रित होती है। ठीक, लिखिए जल्दी से, जिनको नहीं पता हेतु हेतु मद भविष्य काल किसको कहते हैं, तो हाँ जल्दी लिखिए, भविष्य में होने वाला ऐसा कार्य, लिखो भविष्य में होने वाला ऐसा कार्य जिसमें पहली क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या होती है बेटा? निर्भर होती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है, हम इसको ही हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। अब चलो बताओ, उसने पूजा की है, ये कैसा वाक्य है? मेरा शब्द है उसने पूजा की है, ये कैसा शब्द है? तो आपको याद रखना पड़ेगा ये किस प्रकार का शब्द है बच्चे? उसने पूजा की है, मतलब ये कैसा हो गया? ये आपका आसन्न भूतकाल हो गया। कैसे शब्द है बेटा? आसन्न भूतकाल वाले शब्द। आप मुझे ये बताओ कि आसन्न भूतकाल का मतलब आप क्या समझते हो? आसन्न भूतकाल का मतलब होता है जस्ट अभी चब्बी हुआ है, ठीक है, जस्ट अभी चब्बी हुआ है, हम इसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बहुत टाइम से आप ऑनलाइन थे लेकिन आपने अपने पार्टनर को मैसेज नहीं किया, अब सामने वाली चढ़े पड़ी है। जब तुम ऑनलाइन थे तो तुम किसके साथ चैट कर रहे थे? तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? तो बहुत ही प्यार से इनोसेंट वाला रिप्लाई आता है, भाई अभी जब भी ऑनलाइन आया हूँ, तुरंत ही ऑनलाइन आया हूँ, अब तक थोड़ी था मैं। तो ये तुरंत वाला जो चीज है ना, यही आपका आसन्न कहलाता है। बात समझ में आया ना? तो उसने पूजा की है, बहुत पहले नहीं करे, तुरंत करी से अभी जस्ट, और बाद ऐसे दरवाजा लग खोले बढ़, तो यह आसन्न शब्द है बेटा। ठीक है, दूसरे नंबर पर शब्द यूज हुआ, वह चले जाए तो मैं बैठूं। अब मैंने अभी जस्ट बताया था हेतु हेतु मद भविष्य किसको कहते हैं? कि भविष्य में होने वाला ऐसा कार्य जिसमें पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, वो चले जाए तो मैं बैठूं, तब तक तो खड़े हो लागी। ठीक, तो ये क्या हो गया? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या बोला जा रहा है? अगला प्रश्न है आपका, यदि तुम सतर्क रहते तो दुर्घटना नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जो सी आंसर कर रहे थे, क्या आंसर कर रहे थे? मन्नू लाल नायक, मैं लाइव हूँ क्या मैडम जी? हाँ जी, बहुत लाइव हूँ, आपको मन लाइव है। ठीक है, चलिए, यदि तुम सतर्क रहते तो दुर्घटना नहीं होती, ये किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी से बताओ बंधु लोग। सी में हम किसके साथ चले? तो सी वाला जो दिख रहा है ये आपका हेतु हेतु मद भूतकाल का लाइन है बच्चे। कौन सा? भूतकाल का, कि अगर भविष्य में तुम सतर्क रहते,
सॉरी पास्ट में, है ना। कल अगर तुम सतर्क रहते तो दुर्घटना नहीं होती। दो शब्द जुड़ा है आपस में, पहली क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है, पास्ट की बात बता रहा है, तो ये क्या हो गया, हेतु हेतु मत भूतकाल की बात हो गई। ठीक बात, एकदम क्लियर। चलिए अब चौथा है मैं गाना गा रहा हूँ। अब मैं गाना गा रहा हूँ तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, मतलब अभी गाना गाए के प्रक्रिया चलते छे खत्म हुए के नावे नहीं लेते। तो जो प्रक्रिया चलते रहती है उसको हम क्या कहते हैं, जो प्रक्रिया लगातार चलते रहती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, अपूर्ण वर्तमान काल बोलोगे, क्योंकि अभी चल ही रही है, अपूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे। और इंग्लिश में से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से हम जानते हैं। ठीक बात, तो यहाँ तक बातें एकदम क्लियर, कोई दिक्कत दुख दर्द तकलीफ किसी भी प्रकार के संसो फिकर। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 डन रहा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा है कि अनुपमा, हमारी प्यारी अनुपमा, सॉरी 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 वाली, तो अनुपमा क्या बोल रही है, तो अनुपमा द्वारा, क्या शब्द यूज हुआ है, द्वारा, तो अनुपमा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक, अनुपमा द्वारा क्या किया गया, पुस्तक पढ़ा गया। तो इस वाक्य में वाच्य कौन सा है, अब एक बात बताओ, कर्ता वाच्य किसको कहते हैं बच्चे, तो कर्ता वाच्य में आंसर क्या होगा मैडम जी 7 का, तुम उनके ध्यान कहाँ रहे थे लेका मन, बोला समझ में नहीं आए। निम्नलिखित में तो हेतु हेतु मत भविष्य काल की बात हो रही है, मतलब जो भविष्य वाली बात है वो चले जाए तो मैं बैठूं, वहां जाइए तो मैं बैठी हूं, तब भी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। अब देखो कर्तावाच्य किसको कहते हैं, कर्तृवाच्य वो जिसमें आपका कर्ता प्रधान होता है, मतलब अनुपमा प्रधान होनी चाहिए। लेकिन आपको एक ट्रिक बता रही हूँ मजेदार वाला, कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं भी अगर आपको द्वारा लग जाए, द्वारा लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना कर्म प्रधान है, और जहां कर्म प्रधान है मतलब वहां पर कर्मवाच्य ही होगा। तो अनुपमा प्रधान नहीं है, अनुपमा ने जो काम किया वो प्रधान है, क्योंकि अनुपमा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक बात, मतलब अब का फेमस हो गए नोनिया के एग्जाम्पल में भी अनुपमा लिए जाते। ठीक, तो कर्म आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर ले। द्वारा, बस द्वारा को पकड़ना, द्वारा आ गया मतलब कर्मवाच्य, द्वारा आ गया मतलब कर्मवाच्य, ट्रिक को नोट करो तत्काल प्रभाव से। चलिए अब आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा है बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल हो सके। पहले तो ये वर्तनी सुधार को देख लो, उज्जवल बहुत बार रिपीट होता है, उज्जवल कैसे लिखते हैं, उज्जवल, हमने बोला उज्जवल, उज्जवल, तो जो बोल रहे वही तो लिखना है। मैंने बोला उज्ज, पूरा ज नहीं कोई उसकी, उसके बाद मैंने बोला ज्वल, ज्वल, तो यहाँ पर ज्वल भी आधा ही रहेगा, बहुत बार रिपीट होता है वर्तनी, समझ लो उज्जवल कैसे लिखते हैं। ठीक बात, समझ में आया। चल अब आते हैं, सॉरी सॉरी वाले को छोड़ दो, थोड़ा सा इधर देखो। अब प्रश्न बोल रहा है कि बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। भाई ताकि शब्द यूज हुआ है, और जहां पर ताकि शब्द यूज हो जाए मतलब वहां पर व्याधिकरण समुच्चय बोधक होता है। ठीक बात, समझ में आई क्या। अब इसका आंसर जितने लोग तुक्का के स्वरूप में बी ले रहे थे, मैडम जी मैं जा रही हूँ, बहुत तेज लपक गरज रहा है। हाँ जी, देख बेनू नहीं लौका थे मत तोरे ऊपर झन चमक जाए बिजली उजली आए। चलो इसका आंसर बताओ क्या लग रहा है। बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि भविष्य उज्जवल हो। अवंगना तीर झन नहीं करबे ना खोलिस में रेबे। क्या लग रहा है जी, जल्दी आंसर कीजिए। लौक गरज बोल रही है, तो कहूँ बाहर निकली और बिजली उजली कड़की और नोनिच के ऊपर मत गिर गया तो फिर मरना हो जाए। मोर एक जन स्टूडेंट कैसे लाई वही ताले, है ना। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चाहूंगी सारे बच्चों से। अव्यय बताना है बेटा, लिखा तो है ये दिख रहा है, अव्यय मतलब अविकारी, जो परिवर्तन ना हो। समझो, जो समुच्चय बोधक होता है ना बेटा, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक,
याद रखना, एक होता है आपका समाधिकरण, ठीक, और एक होता है आपका व्याधिकरण। कौन सा? व्याधिकरण। तो याद रखेंगे, जहां पर ताकि जैसा शब्द यूज हो जाए, बच्चों को शिक्षित करना ताकि क्या हो जाए, ताकि भविष्य उज्जवल हो, तो वो आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक का आंसर होगा। तो ये बात हमारी एकदम क्लियर हो गई कि इसका आंसर आपको क्या लेना है, इसका आंसर आपको ए लेना है, एकदम सही आंसर। अच्छा, संबंध बोधक किसको कहते हैं बताओ? संबंध बोधक किसको बोलोगे? संबंध बोधक अव्यय किसको बोलोगे? ये रहा संबंध बोधक। याद रखना, सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जहां उसी वाक्य में दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से होता है, हम उसको संबंध बोधक कहते हैं। ठीक बात, याद रहेगा क्या? संबंध बोधक अव्यय किसको बोलेंगे बेटा? तो वाक्य में एक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जब दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको संबंध बोधक कहा जाता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल बताओ कुछ। एग्जांपल इसका रख सकते हैं, राम मोहन के साथ मेला घूमने गया। मोहन के साथ मेला घूमने गया, मैंने बोला मेला घूमने गया। अब यहाँ पर राम और मोहन में संबंध दिख रहा है कि नहीं, कि दोनों को दोनों मेला घूमे गेरी से जी, दिखे ना, संबंध दिखे ना। तो ये एक सेंटेंस जहाँ पर पहला संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रिलेशनशिप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो बस यही क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक बात। उसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय किसको कहेंगे? क्रिया विशेषण अव्यय से आप क्या समझते हैं? क्रिया की विशेषता दिखनी चाहिए, सीधी सी बात है। जब भी सेंटेंस में क्रिया की विशेषता दिखे तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वो आपका क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। एग्जांपल तो फास्ट। एग्जांपल कुछ बताओ। हेलो जी। हाँ, उद्देश्यवाचक, वेरी गुड। व्याधिकरण को ही उद्देश्यवाचक कहा जाता है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बताओ थोड़ा सा, क्रिया विशेषण का मतलब आपने क्या समझा? इसका थोड़ा सा मुझे एग्जांपल चाहिए। जैसे कि ज्योति का एग्जांपल लेते हैं। ज्योति धीरे धीरे पढ़ती है। कैसे पढ़ती है? धीरे धीरे पढ़ती है। मतलब यहाँ पर क्रिया हो रहा है ना, पढ़ने वाला, पर उसकी विशेषता क्या हो गई? पढ़ती तो है, लेकिन कैसे पढ़ती है बच्चे? लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ती है। अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर धीरे धीरे शब्द यूज हो गया। अब धीरे धीरे शब्द यूज हो गया, इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? मतलब यहाँ पर रीतिवाचक विशेषण की बात हो गई बच्चे। कौन सी? रीतिवाचक विशेषण की बात हो गई। ठीक है, सबका कमेंट देख रही हूँ भाई, मैं सबका कमेंट प्रॉपर आंसर कीजिए आप लोग। ठीक, तो रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला देखो, विस्मय आदि बोधक, मतलब एમાં तो वही वाला है, दुख दर्द तकलीफ मोह माया सब विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आता है। हे अरे हरे राम हो, ये सब विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत कहलाता है। ठीक बात क्या? जैसे ओह को हम अलग अलग एक्सप्रेशन से यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई निपट गया, ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा दुखी है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे ओहो हो, बहुत अच्छा आदमी रही से, बहुत अच्छा आदमी रही से, का हो इस मोर 5,000 रुपया आज तक नहीं दिस, लेकिन बहुत अच्छा आदमी रही से, का हो इस पी पी के उड़ा दिस पूरा पैसा ला, लेकिन बहुत अच्छा आदमी रही से, रात दिन पियत रहे, रात दिन अपन टौकी लेकर ला मारत रहे, लेकिन का हो इस बहुत अच्छा आदमी रही से। ठीक है, तो ये ओह वाला जो शब्द है वो विस्मय आदि बोधक में आता है। अब मान लीजिए मेरा बर्थडे है, पतिदेव आए, उन्होंने डायमंड सेट गिफ्ट कर दिया, सडन मेरे मुंह से क्या निकलेगा? ओह माय गॉड, ये भी विस्मय आदि बोधक कहलाएगा बेटा। ठीक है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहे बस, बाकी शब्द वही है। ठीक बात समझ में आई? तो जहाँ दुख दर्द तकलीफ प्रेम मोह माया ये सब एक संग दिखे ना, वो विस्मय आदि बोधक कहे जाते हैं। क्लियर बात है? तो समझ में आ गया? अगर पतिदेव देख रहे होंगे तो डायमंड सेट ले आना यार, अगर ऐसा एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हो तो। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये चीज तो हमारा एकदम क्लियर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम क्लियर। हे प्रभु, हे जगन्नाथम, ये वही वाला बात है। चलिए, नहीं तारीफ हो ना बेटा, वो मैं बताता हूँ कि नहीं तुम्हारा इतना करी है ना, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ये बताया लगते लड़का मतलब अपन मन से तो कभी गिफ्ट नहीं दे, तो मैंने बताया लगते कि भाई ये दादी ऐसे ऐसे चीज चाहिए रही, तो कभी गिफ्ट विफ्ट दे के मन रही तो एक तरफ विचार कर लिया, थोड़ा सा ऐसे वाला बात है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिए।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या होता है। जैसे हमसे नॉर्मली पूछा जाता है ना, क्या गिफ्ट चाहिए, ओके जो पसंद है वो ले आना। अब मैडम तो कहती जो पसंद है ते ले आना, पता चली एक सेट चूड़िए लेके आके, तो इनडायरेक्टली मुझे बताया लगते कि भाई ये तारी डायमंड सेट चाहिए, ला दिया छोकर, ऐसे वाला बात। चलिए आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। अच्छा बताओ तद्भव किसको कहते हैं बच्चे, सीधा सीधा समझना। तद्भव का मतलब हिंदी शब्द की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है। अब बताओ यहाँ पर हिंदी वाला वर्ड आपको कौन सा दिख रहा है, कल, क्या ये हिंदी शब्द है। कथानिका क्या है, क्या हिंदी शब्द है, या फिर क्वाथ, क्वाथ का मतलब क्या होता है। और एक शब्द यूज हुआ है आपका गरगर। तो इसमें से आपको तद्भव शब्द कौन सा दिख रहा है, फास्ट बताइए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे ए कमेंट कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अब आइए थोड़ा सा, ए एकदम सही आंसर है, जितने बच्चे बोल रहे हैं बहुत बढ़िया। हिंदी शब्द है बेटा आपका कल। अब अगर कल तद्भव है तो इसका तत्सम क्या बनेगा, ये बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कल अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या बनेगा, हाथ चाहिए होगा मुझे आंसर। कल अगर तद्भव है तो इसका संस्कृत में तद्भव कैसे बने, तत्सम कैसे बनेगा। तो कल का हो जाता है कल्य, क्या होता है कल्य, क्या होता है कल्य, ठीक है। और वहीं पर कथानिका, कथानिका मतलब क्या समझते हो, कथानिका किसको कहते हैं, कथानिका का मतलब होता है बेटा कहानी। ये संस्कृत शब्द है आपका कथानिका, तत्सम है, और ये बन गया आपका हिंदी, इसको हमने कहा कहानी। वहीं पर क्वाथ का मतलब क्या समझते हो, क्वाथ का मतलब होता है काढ़ा, क्या होता है काढ़ा। गरगर का मतलब आप क्या समझते हैं, गरगर का मतलब होता है गागर, ठीक बात। तो इस प्रकार से कुछ शब्द हैं, रिपीट होते हैं, याद रखना पड़ेगा। क्लियर बात है, चलिए तो ए आपका एकदम सही आंसर रहा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, फटाक से बिल्कुल। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म नहीं है, मतलब जो गलत है, पर्यायवाची का युग्म जो गलत है आपको वो बताना है। चलो देखो, सुरेश है, सहस्त्राक्ष है। सुरेश और सहस्त्राक्ष ये किसको कहते हैं, तो आपको बता दूं ये इंद्र भगवान के पर्यायवाची है। सुरेश भी इंद्र भगवान को कहा जाता है, सहस्त्राक्ष ये भी आपके इंद्र भगवान को कहा जाता है। दूसरे नंबर पर शब्द यूज हुआ है पारितोषिक और अजीर। पारितोषिक किसको कहते हैं बच्चे, तो याद रखेंगे पारितोषिक का मतलब होता है उपहार। क्या होता है बच्चे, पारितोषिक किसको कहा जाता है, तो पारितोषिक कहा जाता है आपके उपहार को। और वहीं अजीर का मतलब आप क्या समझते हैं, तो अजीर का मतलब होता है आंगन। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। याद रहेगा क्या, पर्यायवाची आपके माइंड में सेट होना चाहिए, विलोम भी क्योंकि यहीं से बनेगा, है ना। तीसरे नंबर पर यूज हुआ है स्पृहा और उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब आप क्या समझते हैं, उत्कंठा किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे बच्चे इच्छा। इच्छा के लिए हम उत्कंठा जैसा शब्द यूज करते हैं, इच्छा के लिए ही हम स्पृहा जैसा शब्द यूज करते हैं। चौथे नंबर पर यूज हुआ है आश्रम। आश्रम भी उस चीज को बोलोगे, मठ भी उस चीज को बोलोगे। उस चीज को मतलब किसको, मतलब आपका कुटी बोल दो, कुटिया या कुटी, है ना। इसके लिए ये चीजें यूज होती हैं। तो ये बातें आपको याद रखना पड़ेगा, चीजों को समझते हुए चलना है, तभी चीजें आपकी याद हो पाएंगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैडम की वाइफ परेशान कर दिए तुम लोग, अब आएगा। अब तक माइक लगा था ना, इसलिए तुम लोग को आ नहीं रहा था। अब माइक निकाल दे तो अब देखना ज्यादा अच्छे से आवाज आएगा, ठीक बात। तो चलिए यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर। साथ में नेटवर्क इशू भी है क्योंकि बारिश हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से करो। चलो प्रश्न है क्रांति और क्रांति, इसका सही अर्थ क्या होगा। यहाँ पर दो शब्द यूज हुआ है, एक लिखा हुआ है कांति, क्रांति नहीं ना, पढ़ लेना सही से बंधु लोग, दोनों को क्रांति क्रांति पढ़िया था ना, जल्दी है 12 भाव में, ठीक है। तो कांति है एक ठो और एक आपका क्रांति है, तो इन दोनों का अर्थ बताना है आपको। कौन सा लूं, देखिए तो बता दे बेटा कि कांति का मतलब होता है आपका चमक और क्रांति का मतलब होता है उलटफेर। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1857 की क्रांति हुई थी, क्या हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, मतलब लोगों के आंखों में चमक था, इसलिए सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर डाला, बिल्कुल उलट पलट करके रख दिया। तो ये होता है कांति। कांति का मतलब चमक और क्रांति का मतलब होता है आपका उलटफेर। बात समझ में आई कि आपने को, वेरी गुड। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा बच्चे,
सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में सही विलोम युग्म नहीं है। फिर से जोड़ा की बात हो गई, कौन सा गलत कौन सा सही। आय व्यय का मतलब क्या समझते हो? खर्चा, पैसा आना पैसा जाना, ये तो सही लग रहा है। आहूत और अनाहूत, आहूत मतलब बुलाना, अनाहूत मतलब भेजना, ये भी क्या सही है? देख करके बताओ जल्दी से। तीसरा बोल रहे हैं आतप और चौथा है आपका निरातप। आतप और निरातप का मतलब क्या होता है? सोच करके बताइए। और चौथा रहा आपका आरूढ़ और एक है आपका वाहन आरूढ़। तो इसमें आप किसके साथ जाना चाहेंगे? सी और डी में ये तो कंफ्यूजन है मैडम जी, तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों का अर्थ समझ में आता, अगर पता होता तो उसमें दिक्कत कहीं भी नहीं होता। देखो आतुप का मतलब क्या होता है? आतुप का मतलब होता है बेटा धूप, ठीक बात। और निरातप का मतलब क्या होता है? आतप का मतलब होता है धूप और निरातप का मतलब होता है छायादार या फिर छांव बोल सकते हो आप, जैसा चाहे। मतलब सी तो आपका एकदम सही आंसर रहा। तो जितने बच्चों ने सी बोलना था बधाई हो, आपका आंसर एकदम गलत है, ठीक बात। तो आतप का मतलब क्या होता है बच्चे? आतप का मतलब होता है धूप और वहीं पर निरातप का मतलब क्या होता है? छाया। चौथे नंबर की तरफ आए तो मैडम जी डी वाला पक्का सही आंसर हो जाएगा। हाँ एक बातचीत जो है। तो फिलहाल आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि आरूढ़ का मतलब क्या होता है। आरूढ़ का मतलब होता है बेटा सवार। आरूढ़ का मतलब क्या होता है? सवार। और आपका वाहन रूढ़ का मतलब क्या हुआ? तो वाहन रूढ़ का मतलब हुआ वाहन पर सवार। तो क्या ये दोनों विलोम दिख रहे हैं आपको? बताओ जल्दी से, क्या ये आपको विलोम लग रहे हैं? नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? सवार और वाहन पर सवार, ये मिलता जुलता शब्द है बेटा। इसको आप क्या नहीं बोल सकते? इसको आप विलोम शब्द नहीं बोल सकते। हाँ जी बिल्कुल, आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इसका विलोम जा ही रही हूं, यहीं पर ही जा रही हूं। तो ये वाहन रूढ़ नहीं होगा, ये अनारूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनारूढ़। तब ये इसका विलोम शब्द बनेगा, ठीक बात। तो डी आपका एकदम सही आंसर रहा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्तनी सुधारो, ये बढ़िया सा प्रश्न रहा, बढ़िया वाला। चलिए बताइए कौन सा वर्तनी सही लग रहा है? ष्ठ लिखते हैं, ष्ट लिखते हैं, सष्म लिखते हैं या फिर सश लिखते हैं? बताओ पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा सही है बंधु? क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी बताइए। गुड। तो सारे के सारे बच्चे एकदम, अरे यार इसमें भी गलत करोगे हैं? कैसे बी बोल रहे हैं? बी वालों को मैं बता दूं, सस ट नहीं होता है, सस ठ होता है, ठ सस ठ। हम बोलते हैं सष्ठम। सरस्वती शिशु मंदिर वाले बच्चों को पता होगा, जब भी वहां पूछा जाता था कौन से क्लास में हो, हम बोलते थे पंचम में है, षष्ठम में है, सप्तम में है, अष्टम में है, ठीक है। तो सस ट नहीं होता है, सस ठ होता है, ठ। तो इसी वजह से आपका ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक बात। तो बी आपका क्या हो गया बेटा? बी हो गया आपका गलत। क्लियर? वर्तनी तो आना चाहिए भाई, आएगा ही आएगा, मान करके चलो। और उज्जवल वाला तो देख ही लेना एक बार। एक तो उज्जवल देख लेना और एक आपका कवियत्री देख लेना। तो बताओ मुझे कि कवियत्री कैसे लिखते हैं, कमेंट करके बताओ तो थोड़ा सा, कवियत्री कैसे लिखते हैं जी, क्योंकि ये रिपीट हुआ है। कवियत्री कैसे लिखते हैं जल्दी बताइए, हिंदी में लिख करके बताना, स्पेलिंग वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। कवियत्री लिखते हैं, कवियत्री लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देखे, पता था मेरे को। बाप रे बाप रे बाप रे, तुम लोग अर्थ का अर्थ ही निकाल दोगे, ऐसा वाला है। यूट्यूब में कमेंट करना, ठीक है, यूट्यूब में कमेंट करके बताना मेरे को। ऑप्शन कवयित्री दे रहे हो भाई बहुत सारे लोग, तो कवयित्री, कवियत्री, ये भी आ रहा है मेरे पास आंसर में, ये भी आ रहा है कवियत्री, ये भी आ रहा है। ये भी है, चलो 4 ऑप्शन मैंने दे दिया। तो ये ए रहा,
ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा। कवित्री तो होता ही नहीं है जी, ये भी आंसर आ रहा है जी, कवित्री। एकदम सुखा तरामा वो जाके मर जा इसना पड़िया तुम अंदर, ठीक है। तो सुखा तरिया वाला काम ही नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़ाओ, पढ़ने का तरीका बढ़ाइए, थोड़ा सा समय बढ़ाइए, तब जाकर के सही हो सकता है। यूट्यूब में देखो इसका आंसर, अब मेरे को बताओ, ठीक है, मैं तो नहीं बताओ, रहा तुम हमारे सस्पेंस में, ठीक है। ना ना, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, आपके जो आंसर आ रहे हैं मैंने वो लिखा था कि इस प्रकार से आता है, ठीक। अब जो करेक्ट आंसर है वो आपने बताना है कि कवियत्री कैसे लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पर हम सिर्फ लिख रहे थे कि आप लोग क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए, अध का विलोम क्या होता है, जल्दी बताओ। अध, अध का विलोम क्या होता है? तो इसका मैं पहले बता दूं, अध बोल रहा है बेटा, आधा नहीं बोल रहा है, तो आधा का उल्टा होगा आपका पूरा, तो यहाँ पर आधा जैसा शब्द यूज नहीं हुआ, यहाँ पर अध बोल रहा है। और अध का मतलब होता है नीचे, तो नीचे के ऊपर ऑब्वियस सी बात है ऊपर होगा। अब ऊपर आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, ऊपर ही दिया है, तो डी के साथ आप जाएंगे। बात आई समझ में क्या? चलिए, पूर्ण का पूर्ण हो जाएगा, हम जानते हैं इस चीज को। समाप्त का प्रारंभ हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न का उच्च हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये आंसर आप तभी ले पाएंगे जब अधः का मतलब आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे अधः को आधा बोल रहे थे, आधा नहीं होता है, अध का मतलब होता है बेटा नीचे, और नीचे का उल्टा होता है आपका ऊपर, ठीक। डी आपका एकदम सही आंसर। चलिए आगे बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? अच्छा पहले मुझे तो ये बता दो, बहुव्रीहि समास कहते किसको है? तो बहुव्रीहि समास उस समास को कहा जाता है जिसमें तीसरे शब्द की प्रधानता होती है। अब इसमें आप किसके साथ जाना चाहेंगे? वीणा पाड़ी, दू माता, लाल पीला, विद्याभ्यास। वीणा पाड़ी मतलब वीणा को धारण करने वाली, वीणा को धारण करने वाली, धारण करने वाली, ठीक है। दू माता मतलब क्या होता है? दू माता मतलब दो माता का समूह, दो माता का समूह। तीसरे नंबर पर ये जो है लाल पीला, लाल और पीला, मैंने बोला लाल और पीला। और चौथे नंबर पर ये जो है विद्या अभ्यास, मतलब विद्या के लिए अभ्यास। ये चारों का मैंने विग्रह कर दिया बहुत ही प्यार से, मतलब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि समस्या चौबल हो चुकी है। अब मुझे इन चारों का आंसर चाहिए कि चारों के चारों कौन से समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लास्ट में इस प्रश्न का उत्तर भी तुम लोग दोगे मेरे को। डी आंसर होगा। ओ माय गॉड, डी कैसे आंसर हुआ भाई? बहुव्रीहि का मतलब क्या समझ में आता है? बहुव्रीहि का मतलब होता है जिसमें तीसरे अर्थ की प्रधानता हो। बच्चे मैंने बोला गणपति, आपके अंदर से आवाज आया गणेश भगवान की बात हो रही है, बहुव्रीहि समास है, समझ में आ रही है? मैंने बोला लंबोदर, आपके मन में आया गणेश भगवान की बात हो रही है, तत्काल बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मैंने बोला शंकर, आपके मन से आवाज आया भोलेनाथ की बात हो रही है, बहुव्रीहि समास हो गया। मतलब जहां पर तीसरे अर्थ निकल करके सामने आए वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है बेटा? वीणा पाड़ी, वीणा कौन धारण करती है? तो जैसे ही वीणा पाड़ी सुनोगे आपके मन में आना चाहिए सरस्वती माता की बात हो रही है, क्योंकि वीणा कौन धारण करती है? सरस्वती माता धारण करती है। मतलब आपका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कि कौन शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? वीणा पाड़ी आएगा, ठीक बात। दूसरे नंबर पर दू माता, दो माताओं का समूह, शुरू में संख्या आ गया। अब जहां पर संख्या आ गया मतलब वो कौन सा शब्द? तो जहां पर संख्या आ गया मैंने बताया था वो द्विगु समास होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर लाल पीला, लाल और पीला, बीच में ये जुड़ गया योजक, और जहां पर योजक जुड़ गया और दोनों ही प्रधान हो गया मतलब ये आपका द्वंद्व समास हो गया बच्चे। और चौथे नंबर पर देखिए 14 क्या बोल रहा है? तो चौथा है आपका विद्या अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, मतलब यहाँ पर के लिए शब्द यूज हो गया बंधु, और ये हो गया आपका तत्पुरुष समास, ठीक बात। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो सारी की सारी चीजें आपसे बननी चाहिए, है ना। और तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष है। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास है।
तो ये चीजें हैं, इतना डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कोई सा भी सरकारी नौकरी आप मिनटों में ले सकते हो, लेकिन इतना डिटेल में आना चाहिए। ठीक बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न क्या बोल रहा है? मैडम जी आप क्यों सरकारी नौकरी नहीं कर लेती है? बेटा मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं बनी हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं करती, मुझे सरकारी नौकर नहीं बनना है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए जल्दी से। मारतंड, मरीचि, पतंग और एक है आपका केसरी। देखो देखो देखो, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताओ। केसरी शेर का पर्यायवाची बेटा, सिंह का पर्यायवाची, ठीक बात। और ये सारे आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। मारतंड भी सूर्य को ही कहा जाता है। केसरी मतलब शेर, सिंह को कहते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी क्यों नहीं करना है मैडम जी? सरकारी नौकर नहीं बनना है, हमको सरकार बनना है, ठीक बात। तो इसी वजह से हम स्वयं सरकार बनना चाहते हैं, इसलिए सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने हैं, ठीक। चलो बताओ। तो मारतंड ये हो गया आपका सूर्य, मरीचि सूर्य, पतंग ये भी हो गया आपका सूर्य, ठीक है। मैडम जी हम तो कस करबो करके सोचिया भी मत, है ना, चुपचाप बहुत प्यार से तैयारी करो, एक सरकारी नौकरी लो और एक सरकारी नौकरी लेकर के जो करना है वो करो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा है कौन सा शब्द कर्मधारय समास में नहीं है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। हमन गावा पड़ा था, तुमन सरकारी नौकरी ले पड़ा था, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द कर्मधारय समास में नहीं है? कर्मधारय का मतलब सीधा बताई थी, जहां पर तारीफ की बात हो, विशेषता की बात हो, विशेषता दिखे, वो आपका कर्मधारय समास कहलाता है। जहां भी शब्द को देखोगे, अगर लग रहा किसी की तारीफ हो रही, अगर लग रहा किसी की बुराई हो रही, कर्मधारय समास है। क्या है बेटा? कर्मधारय समास है। मैं रेलवे में हूँ मैडम जी, अब आगे के लिए पढ़ाई करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि दूसर को देख करके हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, हमारी स्वेच्छा, हम जो चाहें वो हम करें, ऐसा वाला है। और मेरे अंदर से ये बार बार उफान मारता है कि भाई मैं नहीं कर सकती सरकारी नौकरी, मैं थोड़ी सी स्वतंत्र ख्यालात वाली लड़की हूँ, एक्चुअली ऐसा है, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, बस इतनी सी बात है। बाकी जब भी मूड होगा दे देंगे, ठीक है। चलिए प्राण प्रिय, प्रिय तो है पर कैसी प्रिय है? तो प्राण से भी प्रिय है, तारीफ हो गया, तारीफ हो गया मतलब कर्मधारय बन गया। वायु वेग, वेग तो है पर कैसा वेग है जी? वायु के जैसा वेग है, बिल्कुल रफ्तार वायु के जैसी है, तारीफ हो गया, कर्मधारय बन गया। कनक लता, लता तो है लेकिन कैसी लता है? तो कनक के समान लता है, कर्मधारय बन गया बच्चे। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र मतलब क्या? तो क्रिया क्षेत्र मतलब खेल का मैदान। क्या बोलते हैं बेटा? खेल का क्षेत्र, या बोल दो खेल का मैदान। तो यह क्या हो जाएगा आपका? का शब्द यूज हो गया, मतलब तत्पुरुष की बात हो गई। अब तत्पुरुष है मतलब ऑब्वियस सी बात है कर्मधारय नहीं हो सकता, ठीक बात। तो जितने बच्चों ने डी आंसर किया है एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक बात। अच्छा तत्पुरुष में भी कौन सा? तो का की बात हो गई, शम प्रदान है, शम प्रदान है, काके की रारेरी, ठीक बात। तो शम प्रदान तत्पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है। आगे बात करें, अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखते हैं। मैडम जी ममता बनर्जी इस्तीफा दे रही है क्या? देखो आप वहां पर, नहीं बेटा, राजनीति मतलब थोड़ा सा सोचेंगे भविष्य, ठीक है। अभी यही घुसू, चलिए आगे बात। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में आओ थोड़ा। ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है कौन सा शब्द
आंख का पर्यायवाची नहीं है? बताओ जल्दी 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 जल्दी। चक्षु आंख को कहते हैं क्या? अक्षी आंख को कहते हैं क्या? दृग आंख को कहते हैं क्या? और अतुल क्या आंख को कहते हैं? बताइए जल्दी से, कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं होगा? अतुल का मतलब होता है बेटा अद्वितीय, ठीक है। इसी के लिए एक और शब्द हम यूज करते हैं, निरूपम जैसा। तो इस प्रकार से अतुल आंख का पर्यायवाची नहीं हुआ। चक्षु, नयन, नेत्र, अक्षी, दृग ये सारे आपके किसके हैं? तो ये सारे आपके आंख के पर्यायवाची हैं। क्लियर बात है? अगला प्रश्न जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। निम्न में से उपसर्ग सहित शब्द नहीं है, मतलब ऐसे कौन से शब्द हैं जिस पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या करके बताओ? एन वक्त, वक्त में एन वक्त पे वो आ गया भाई, एन उपसर्ग लगा हुआ है। विज्ञान में वी उपसर्ग लगा हुआ है। संलग्न में सम उपसर्ग लगा हुआ है। तैराक में राक प्रत्यय लगा हुआ है। राक प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा, यहाँ पर प्रत्यय लगा है। तो डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात क्या? ये तीनों उपसर्ग स्पष्ट दिख रहा है। तैराक राक है, सॉरी तय है, जिसमें राक प्रत्यय आकर के जुड़ा हुआ है। तो प्रत्यय किसको कहते हैं? जो किसी भी शब्द के पीछे में जुड़ करके एक नया अर्थ प्रदान करे, हम उसको प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग सामने में ऐड होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा, देखी सुदामा दीन दशा, करुण करी के करुणा निधि रोए, इसमें कौन सा रस है? रस जानते हो ना, 9 प्रकार का होता है भाई। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रस किसको कहते हैं? किसी भी चीज को, किसी भी दृश्य को, किसी भी वाक्य को सुनने में, देखने में, बोलने में अगर मजा आ रहा है, अगर रस आ रहा है, तो हम उसको रस कहते हैं। आनंद की अनुभूति हो रही तो वो रस कहलाता है। अब आपसे पूछा है, इसको देख करके बताओ कि कौन सा रस है? सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा निधि रोने लग गए थे भाई। तो कैसा हुआ? तो ये हुआ आपका करुण रस, क्योंकि क्या दिख रही है इसमें? शोक दिख रही है, पीड़ा दिख रही है, दुख दर्द तकलीफ दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, दुख दिख रहा है। और जहां ये सारी चीजें दिख जाए वो आपका बेटा करुण रस कहलाता है। वियोग श्रृंगार रस है ये। वियोग जब किसी से बिछड़ने की बात होती है भाई, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप। अब मन में चल रहा है ब्रेकअप हो जाएगा, कैसे बनेगा? लड़की सोच रही खर्चा कैसे चलेगा, और लड़का सोच रहा है यार जिंदगी कैसे चलेगी। ठीक है, वहीं पर रौद्र रस की बात कर ले, क्रोध की बात होती है। शांत रस कैसा होता है? वैराग्य की बात होती है, वैराग्य की बात होती है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं जो आपने याद रखनी है। चलिए, तो 21 भी एकदम डन रहा। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है देखिए थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? अब हिंदी की उपभाषा की अगर बात आई गई है तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हिंदी की उपभाषा टोटल होती कितनी है। तो आपको बता दें, हिंदी की टोटल 5 उपभाषा होती है। कितनी उपभाषा होती है बेटा? टोटल 5 उपभाषा होती है। पहली होती है आपकी पश्चिमी हिंदी, ठीक है। दूसरी होती है आपकी पूर्वी हिंदी। तीसरी होती है आपकी राजस्थानी हिंदी। और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है आपका पहाड़ी हिंदी। और पांचवा क्या होता है? बिहारी हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी की टोटल 5 उपभाषाएं होती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? जो ब्रज वज दुनिया भर का बोलते हो ना, ये पश्चिमी में आता है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि कौन सा हिंदी का उपभाषा नहीं है, देख करके बताओ जल्दी से क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। बता तो दी, फिर भी नहीं बन रहा है। गुड। तो सारे के सारे बच्चे बता रहे हैं मराठी। कैसे हुआ? क्योंकि जो मराठी बेटा ये महाराष्ट्र की बोली है। किसकी बोली है? महाराष्ट्र की बोली है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत टोटल कितनी बोलियां आती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत टोटल 5 बोलियां आती है। इसी में ब्रज को लोगे, इसी में कन्नौजी को लोगे, ये सारे जो है वो 5 टोटल बोली आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं पर दूसरे नंबर पर हम बता दें कि आपका जो पूर्वी हिंदी है, इसके अंतर्गत टोटल 3 बोलियां आती हैं। 3 बोली में कौन कौन सा आता है ये आपने बताना है। राजस्थानी की आप बात कर लो तो राजस्थानी के अंतर्गत टोटल 4 बोलियां आती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो काम चल सकता है, नहीं तो फंस जाओगे। वो तुमको बताना है ना। अब
चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो आपकी छत्तीसगढ़ी बोली है ना, जो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है वो इन पांचों में से किसकी एक बोली है, किसके अंतर्गत आएगा? पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी या बिहारी? ये याद रखना ना। अब बताओ, जल्दी कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो। तो इस प्रकार से ये 5 है बेटा, ये आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा। अब मैंने पूछा कि जो छत्तीसगढ़ी है वो किसकी बोली है? जल्दी आंसर चाहिए होगा मुझे सभी से। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सारे के सारे बच्चे का आंसर आ रहा है। याद रखेंगे बेटा, आपका पूर्वी हिंदी, इसी अंतर्गत जस्ट मैंने बोला 3 बोली आती है। 3 बोली मतलब क्या? तो 3 में से एक है आपका छत्तीसगढ़ी। 2 और कौन कौन सा है? दूसरे नंबर पर किसको रखूं, तीसरे नंबर पर किसको रखूं? कमेंट करके बताइए। पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती है, एक छत्तीसगढ़ी, 2 और आपसे जानना चाहूंगी। ठीक, चलिए। पूर्वी हिंदी उपभाषा है, इसके अंतर्गत 3 बोली, कौन कौन सी? बघेली, वेरी गुड। एक और बताओ, एकदम मुंह पे है, जल्दी बोलो। बिहारी उपभाषा है भाई। पूर्वी क्या होता है? छत्तीसगढ़ी और बघेली हो गया, एक और यूट्यूब में कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलिए जी सर। कहाँ पे भी? हाँ मैं भेज देती हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्या बोल रहे हैं देखिए। प्रश्न है आपका, कौन तुर्की शब्द नहीं है? तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की मतलब क्या समझते हो? जितना भी तलवार है, जितना भी हथियार है, जितना भी काटने पूजने वाली चीज है ना, वो आपके तुर्की के अंतर्गत आता है, जिसमें स्त्री भी होती है, पत्नी भी होती है। ठीक बात, ये सारे तुर्की वाले शब्द हैं। अब बताओ मेरे को, तुर्की वाले शब्द में क्या आएगा? क्या बावर्ची आ सकता है? क्या बेगम आ सकता है? क्या इस्तीफा आएगा? या क्या दरोगा आएगा? चलिए बताइए जल्दी से, किन सब में तुर्की शब्द नहीं है? जितने बच्चे डी बोल रहे हैं मारे मार है। इस्तीफा 50 बार याद करवाई हूँ। अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, बार बार यूज होता है। चीजों को थोड़ा पढ़ा करो, याद करने की कोशिश किया करो। ऐसे में तो चले जाओगे, तुम्हारी तैयारी जो दिख रही पहले ही क्लास में दिख रही है मेरे को, कितने अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं वो। बोली ना, धार वाली चीजें, धार वाली चीजों में स्त्री आती, बेगम नहीं आएगी, याद रखना। बेगम भी आएगी, स्त्री भी आएगी, पत्नी भी आएगी, तुर्की वाले शब्द हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक और ले लो, कैंची ले लो। कैंची कैसा शब्द है? तुर्की वाला शब्द है। बहादुर ले लो, बहादुर भी कैसा शब्द है? तुर्की वाला शब्द है। चमचा ले लो, चमचा कैसा शब्द है? तुर्की वाला शब्द है। अब आप लोग के लिए एक और प्रश्न, नौकर। नौकर कैसा शब्द होगा बताओ जल्दी से मेरे को। नौकर कौन सी भाषा का शब्द है? ये कमेंट में कीजिए, फास्ट कीजिए, जल्दी से बताइए। जितने बच्चे बाद में लाइव क्लास देखेंगे इसका आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक बात, नौकर बार बार रिपीट हुआ है, इस्तीफा बार बार रिपीट हुआ है, भूलना नहीं, अरबी भाषा का शब्द है बेटा, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक, सिली मिस्टेक हमारे नंबर काट देती, सिलेक्शन रुक जाता है, तो इसलिए एकदम ध्यान से पढ़िए। कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जितना मैं बता रही हूँ उतना ही याद कर लो यार, ठीक है ना जी। मैंने थ्योरी क्लास लिया हुआ है हिंदी का, जिसमें मैंने पूरा ट्रिक से ही चीजों को समझाया हुआ है। एक बार जाकर विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में, या सर्च कीजिए कि विदेशी भाषा बाई तृप्ति में, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे बात करेंगे, धातुष्मा सरोवर, इनमें प्रयुक्त संधि कौन सी है? अब ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आए तो बिना दिमाग लगाए पहले इनका विग्रह कर डालना। तो जैसे कि धातुष्मा, धातुष्मा, इसका विग्रह करोगे तो कैसे होगा? धातु धन उष्मा, उष्मा, ठीक है। तो आपको पहले एकक फोका निकालना पड़ेगा, एकक फोका निकालोगे तभी बन पाएगा, ठीक। अब आपको दिख पा रहा है, लो अब दिखा, धातु धन उष्मा। अब यहाँ पर देखो उ प्लस उ इज इक्वल टू उ बनता है, और जहां पर बड़ा उ दिख जाए तो कैसा संधि होगा बेटा? जहां पर बड़ा उ दिख जाए वो कैसा संधि होगा? बड़ा उ, बड़ा ओ पढ़ा चुकी हूँ, बड़ा ए, ये सारे किसमें आते हैं? तो ये सारे आपके दीर्घ में आते हैं। किसमें आते हैं बच्चे? दीर्घ में आते हैं, ठीक बात। अब दूसरे नंबर पर शब्द यूज हुआ है सरोवर। सरोवर का संधि विग्रह करोगे कैसे बनेगा? शरह धन, और लिख दूं क्या? आगे क्या लिखूं बताओ जल्दी से, सरोवर में क्या लिखूं? सरह धन ओवर लिख दूं? जी नहीं,
सरह धन वर हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी खासियत ये होती है कि विसर्ग और व मिलकर के ओ बना देता है। तो ये दोनों को जब आप मिलाओगे तो दिख रहा है विसर्ग ही लगा है सामने में, मतलब विसर्ग ही हो गया, इसके तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो दीर्घ और विसर्ग संधि सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक से पढ़ाई हूँ संधि बहुत डिटेल में, जाकर एक बार विजिट कीजिए, जहां पर मैं आपको ट्रिक से चीजों को समझाना सिखाई हूँ कि कौन सा दीर्घ की क्वालिटी है, कौन सी गुण की क्वालिटी है, कौन सी वृद्धि है, कैसे समझोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे बनाओगे। प्रश्न क्योंकि यहाँ से बन ही जाते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, अरे यायावर रहेगा याद। वाओ, इस रचना में किस रूप में है, मतलब ये जो लाइन लिखी गई है ना, एक्चुअली ये किसके बारे में लिखा गया है। आपसे बोला गया अरे यायावर रहेगा याद, ये जो रचना है ये किस रूप में लिखा गया है। तो देखकर क्या लग रहा, ये नाटक की बात कर रहे क्या, ये उपन्यास की बात कर रहे क्या, ये यात्रा संस्मरण की बात कर रहे क्या, या ये जीवनी की बात कर रहे। तो बिल्कुल आंसर आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा। बिल्कुल यायावर रहेगा याद, मतलब यात्रा संस्मरण की बात हो रही है। नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर लेना, ठीक। तो सी क्या हो जाएगा बेटा, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ललित ललाम रामचंद्रिका कवि प्रिया विज्ञान गीता। अब इसमें से आपको बताना है केशव दास की रचना कौन सी नहीं है, बता डालो फटाफट। बता दे, रामचंद्रिका केशव दास की रचना है बेटा, कवि प्रिया भी आपकी केशव दास की रचना है, विज्ञान गीता भी आपकी केशव दास की ही रचना है। तो कौन सा नहीं होगा, तो ललित ललाम नहीं होगा। अब मुझे बता दो, तो फिर ललित ललाम किसकी रचना हुई, तो याद रखेंगे मती राम की रचना है। किसकी रचना है, मती राम की रचना है। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मती राम की रचना है, ललित ललाम रीति काल के कवि थे, हालांकि रीति काल के ही कवि आपके केशव दास भी थे, ठीक बात। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने, सही वर्तनी। चलो अब इसमें कौन सा चीज है जो सही तरीके से लिखा हुआ है, देख करके बताइए, क्लियरली विजिबल है। अवनति होता है, श्रृंगार होता है, मुश्किल होता है, मातृभूमि होता है। तो इसमें जो सही तरीके से लिखा है आपको वो बताना है, बताओ। अवनति होता है क्या, अवनति नहीं होता, अवनति होता है, ठीक है। श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार ऐसे ही लिखते हैं, मतलब एग्जैक्टली आपका सही होगा। मुश्किल कैसे लिखते हैं, मुश्किल ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, मुश्किल ऐसे लिखा जाता है। मातृभूमि होता है क्या, कि मातृभूमि होता है, ठीक बात। तो ये चीजें आनी चाहिए, मैं बार बार समझा रही हूँ, वर्तनी आएगा मतलब आएगा, पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है यार, ठीक है। जितने बच्चे लाइक जुड़ते जा रहे हैं सेशन को लाइक करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से गूढ़ संधि कौन सी है, स्नानांतर, स्नान धन अंतर, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, और बड़ा आ लग गया मतलब वृद्धि संधि की बात हो गई। वसंत उत्सव, अधन उ इज इक्वल टू ऊ, बड़ा ऊ लग गया, गूढ़ संधि की बात हो गई, ठीक है। नैवेश्वर, न धन ऐश्वर, ऐश्वर्य। चलो सब चीज मैं ही बताऊं क्या, तुम लोग बताओ किसके साथ जाना चाहेंगे, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, हाँ विच्छेद करो फिर आंसर आपके सामने होगा बेटा। स्नान अंतर, इसका जब निकालोगे तो कैसे निकलेगा, स्नान धन अंतर, यहाँ पर अ लगा है, यहाँ पर भी अ लगा है, अ और आ को मिलाओगे तो बड़ा आएगा, जहां पर बड़ा आ दिख गया मतलब ये आपका कौन सा हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो गई, ठीक। पहला चीज क्लियर ना, ओ बड़ा अ होता है ना, ये आपका दीर्घ होगा, सॉरी है ना, माय मिस्टेक, इसको क्लियर कीजिए। वसंत उत्सव, वसंत धन उत्सव, अ और ऊ मिल रहा है, तो अ और ऊ को मिलाओगे तो क्या बनता है, अ धन ऊ इज इक्वल टू ओ होता है, गुड। तो क्या हो जाएगा, जहां पर आपको ओ दिख जाए मतलब ये आपका गूढ़ होता है बेटा, है ना। तो आपसे पूछा है कौन सा गूढ़ संधि का उदाहरण है, तो आपका बी एकदम सही आंसर होगा, जितने बच्चों ने बोला है। यहाँ पर देखो तीसरा वाला बताओ जल्दी से, न ऐश्वर्य, पहले तो आप इसका विग्रह करके बताओ मेरे को कैसे होगा, न ऐश्वर्य का बताइए जल्दी से कैसे विग्रह करें, ठीक। तो बताएंगे न व धन ऐश्वर्य,
ठीक बात। तो यहाँ पर व का अ मिल रहा है, अ और ए को मिलाओगे बड़ा ए ही बनेगा। और बताइए जब बड़ा ए मिल गया तो बड़ा ए बना करके क्या बनाता है, वृद्धि बनाता है यार। ठीक, अभी जस्ट हमने देखा वृद्धि, बड़ा ए बड़ा ओ बड़ा ओ सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। वान्यूर्मी, वान्यूर्मी इसका विग्रह करोगे तो कैसे करोगे, वाणी। अगर छोटा साइड कर दिए गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा साइड ही लिखना पड़ेगा। वाणी धन उर्मी, दिख रहा है ना, बड़ा ई मिल रहा है, बड़ा ऊ मिल रहा है, ये दोनों मिलकर के यह बनाते हैं, क्योंकि ऊ लगा हुआ है इसलिए यू नीचे में लग जाएगा। मतलब सीधा सीधा आप बोलोगे कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ठीक बात, कोई दिक्कत दुख दर्द तकलीफ होगा ही, पढ़ोगे नहीं तो होगा ही। तो इस प्रकार से हमारा सीधा आंसर क्या निकला बेटा, आपका बी वसंत उत्सव है ना। ओ जहां पर दिख जाए आपका गुण संधि, एक बार जाकर संधि वाली क्लास देख लेना, ट्रिक से सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वापस से आपको बता दूं, एप्लीकेशन में मेरा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। सिर्फ एप्लीकेशन में जाना है, हॉस्टल वार्डन का 1 महीने का क्रैश कोर्स है, सिर्फ 299 रुपए में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। बात समझ में आई क्या। तो अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ा, यार देखो 500 रुपए पिज्जा में खत्म कर देते हो, अपने फ्यूचर के लिए 300 रुपए आपके पास नहीं है, तो ये गजब वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, अगर आप हॉस्टल वार्डन का क्रैश कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, तत्काल प्रभाव से मेरा प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए। सिर्फ 299 में आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहां पर हॉस्टल वार्डन के सारे सब्जेक्ट आपको तैयारी करने होंगे। ठीक है, तो आप जा सकते हैं और जा करके अपना क्रैश कोर्स ले लीजिए, क्योंकि सारे क्रैश कोर्स यहाँ पर यूट्यूब में आपको नहीं मिलने वाले हैं। वहां पर सिर्फ आपको टॉप लेवल के एमसीक्यूज मिलेंगे, मजे की बात रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी और प्लस आपको लाइव क्लास भी मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज हो जाती है। ठीक बात, चलिए अब प्रश्न आपके सामने है, बताइए जल्दी से, क्योंकि क्रैश कोर्स चालू हो गया बेटा आज से। अब अगर इसमें भी 1 महीने के कोर्स में भी आप 15 दिन बचा रहेगा तो कोर्स को लोगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो अगर हम फास्ट ट्रैक क्लास आपके लिए लाए हैं तो आप फास्ट तरीके से हमारे साथ जुड़ करके पढ़िए, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। जो पढ़ाया जा रहा है, जैसा पढ़ाया जा रहा है, बस समझो रिविजन हो रहा है मेरा, और उस तरीके से पढ़ो। ठीक, चलिए बताइए मैडम जी, हम तो समोसा खा करके खुश हैं, जियो का रिचार्ज फ्री में हो जाता है क्या? एंड्रॉइड मोबाइल चला रहे हो तभी मेरे को देख पा रहे हो। चलिए खैर, अगला प्रश्न आपके सामने है, बोल रहा भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। अब देख करके बताइए भिन्न शब्द कौन होगा, पावक, अनिल, अनल, ये सब किसका नाम है? और एक और शब्द है कृषाणु। अब इसमें से आप किसके साथ जाना चाहेंगे, जल्दी बताइए। कैसे करें मैडम जी, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, 83 057 86 776 मेरा नंबर है। व्हाट्सएप भेजिए, तत्काल प्रभाव से डिटेल आपको दिया जाएगा। या दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाइए और बस तृप्ति ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पर कोर्स दिख जाएगा, शुद्ध बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, हॉस्टल वार्डन क्रैश कोर्स, मात्र 299 रुपए। वहां से सीधे भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक बात, चलो अब ये बताओ भिन्न शब्द कौन सा आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का। ये होता है हड़बड़ी में गड़बड़ी करना, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, हड़बड़ी में गड़बड़ी करना, है ना। अब बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, कृषाणु होगा मैडम जी। आपसे पूछा है भिन्न शब्द का मतलब क्या होता है, पावक मतलब आग होता है, क्या ये आपने को पता है? अनिल का मतलब भी आग होता है, क्या आपने को पता है? अनल का मतलब हवा होता है, वायु होता है, पवन होता है, समीर होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कृषाणु इसका मतलब भी आग ही होता है। तो कौन सा भिन्न दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में? भिन्न कौन सा लगा बंधु लोग? अनिल लगा ना? अरे रे 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 रे, उल्टा कर डाली क्या? इसको अनिल करो और इसको अनल करो, ठीक है। अनल और अनिल, अनल मतलब आग होता है बच्चे, ठीक बात, और अनिल मतलब होता है हवा, वायु और पवन, समीर, है ना। याद रहेगा, ये सारे किसके हैं? ये सब आपके अनिल के हैं। अनल का मतलब आग होता है, ठीक। तो अब आप याद रखेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको एकदम करेक्शन करना है, आपका बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है तो वापस से मैं इसको मिटा देती हूँ, चलो मिटा लो। अब लिखिए अनल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बी एकदम सही आंसर है। चलिए खुश हो जाइए, एकदम बढ़िया खुश हो जाइए।
तो क्या हो जाएगा बेटा आपका बी, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि अनिल का मतलब होता है हवा का, ठीक, हवा, वायु, शरीर। तो बी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। और बाकी अनल हो गया, पावक हो गया, कृषाणु हो गया, ये सब आपके आग को कहा जाता है। तो लेकिन किसको कहा जाता है हवा, अनिल को कहा जाता है। किसको बेटा, अनिल को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। देख करके समझ में आ रहा है भाई मेरी उम्र अभी 50 साल हो रही है, मैंने बोला मेरी उम्र 50 की है, मैंने यूज किया मेरी शब्द। स्वास्थ्य, यार मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब लग रहा है, अकाल आया है, मेरे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, तुमको कहाँ से 5 रुपया दूंगी, ठीक है, मेरे खुद के यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। मेरा घाव देखा है तुमने, कहाँ से दिखेगा, अंदर में लगा हुआ है दिल के, कैसे पता चलेगा, ठीक बात। मतलब मेरी शब्द हमने जहाँ यूज किया वही आपका स्त्रीलिंग होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उम्र, ठीक बात। और बाकी सारा आपका पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निकालने का तरीका समझा चुकी हूँ। किसी भी शब्द के आगे मेरा, मेरी लगा करके देखो, अच्छा, अच्छी लगा करके देखो, जिसके साथ सेट हो रहा है, जम रहा है, वो आपका स्त्रीलिंग होगा, बाकी आपका पुल्लिंग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, ये रहा आपके होमवर्क वाला प्रश्न और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक बात। तो प्रश्न बोल रहा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इनमें से कौन सा है जो भुजंग का पर्यायवाची नहीं है भाई, तो ऑप्शन है व्याल, क्या ये भुजंग का पर्यायवाची है। गरुड़, क्या ये भुजंग का पर्यायवाची है, जो नहीं है वो बताना है ना आपको। सर्प, क्या ये भुजंग का पर्यायवाची है। या फिर आपका पन्नग, क्या ये भुजंग का पर्यायवाची है। अब ये सामने है आपके, इसका आंसर मैं सारे के सारे बच्चों से यूट्यूब में चाहूंगी। तो इसी के साथ करती हूँ क्लास को। आप आई होप आपको क्लास बहुत शानदार, जबरदस्त और मजेदार लगा होगा। तो मजा आ गया एकदम, तो अपना फीडबैक देना जरूर से जरूर से जरूर से जरूर से ना भूलें। यूट्यूब में जाइए, तत्काल प्रभाव से यूट्यूब में मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, और साथ में आज का क्लास आपको कैसा लगा। क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वापस से बता दूं बेटा, बस मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तुरंत जाइए, तुरंत। सिर्फ 299 में आप लोगों के रिक्वेस्ट पर क्लास लाई हूँ। बहुत सारे बच्चे रोना गाना कर रहे थे ना, जहर खाए वो पैसा नहीं है मैडम जी वाला, तो फ्री में नहीं दे सकती, एप्लीकेशन का चार्ज जितना लगता है उतना कम से कम देना पड़ेगा। तो वही है, 299 में आपको कोर्स दिया गया है, जाकर तुरंत ज्वाइन कर लो बच्चे। शुरू से फास्ट ट्रैक मेरे साथ चलिए, हर सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेट मत कीजिए प्लीज, ठीक है। रीजन इसका क्योंकि करेंगे 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 करते 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 अब 1 महीना भी नहीं बचा आपका एग्जाम। अभी भी सिर्फ सोचोगे, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया और अभी भी आप सिर्फ सोच रहे हैं, मतलब आप समझ लो आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुरंत जाकर क्रैश कोर्स लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। मेरा नंबर व्हाट्सअप करिए या फिर तुरंत ही आप प्ले स्टोर में जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। क्लास कैसा लगा जल्दी से बताइए मेरे को। 299, जस्ट 299 एप्लीकेशन से आप परचेज कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से भी आप देख सकते हैं, ठीक बात। इसी के साथ करूंगी क्लास को ऑफ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। मिलते हैं कल वाली क्लास में। मॉर्निंग में भी क्रैश कोर्स होगी, इसलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, तुरंत ज्वाइन करो ताकि कल मेरे साथ आप जुड़ सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।